वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूं सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक पे जो कि आप लोग ने बहुत बार पूछा है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना चाहिए, फिनेंशियल एनालिसिस कैसे करें, बिजनेस को कैसे पढ़ें, इंडस्ट्री को कैसे पढ़ें। सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्वेश्चंस थे कि कैसे किया जाता है, बेसिकली हम कैसे ये सब चीज़ें करते हैं, हाउ वी डू फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस। सो आज का ये एक थोड़ा लॉन्गर वीडियो होगा। डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी लॉन्गर देन अदर वीडियोस, सो इट कैन डेफिनेटली रन इनटू 30 to 40 मिनट्स ऑल्सो। ठीक है, बट इस वीडियो में हम लोग सारी चीज डिस्कस कर लेंगे कि एक स्टॉक का एनालिसिस कैसे किया जाता है विद एन एग्जांपल ऑल्सो। ठीक है, हम एक इंडस्ट्री का एग्जांपल लेंगे। कुछ टाइम पहले हम लोग ने डाला था कि एक स्टॉक एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो लगभग कितना टाइम उसमें देते हैं, तो लगभग वी रीड अराउंड 1000+ पेजेस। ठीक है, वी रीड मोर देन 1000 पेजेस टू डू वन ऑफ द स्टॉक एनालिसिस, और उसके बाद हम जाके उसका एक डीप डाइव बनाते हैं जो कि 25 मिनट्स का होता है। ठीक है, सो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक बिजनेस का एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसको पढ़ा कैसे आता है। देन उसकी इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे होता है। ठीक है, देन वी विल रीड कि उसके फिनेंशियल्स का एनालिसिस कैसे किया जाता है। एंड देन वी विल रीड अदर थिंग्स लाइक है ना, उसके बेसिकली उसके कॉम्पिटिशन्स क्या है, उसके ग्रोथ प्लान्स क्या है। ठीक है, कॉम्पिटिशन एंड कैपेक्स प्लान क्या है। तो ये अपन चीज़ें रीड करेंगे। अब इनको कहाँ से पढ़ा जाएगा, ठीक है, इनको कहाँ से पढ़ा जाएगा, तो हमने क्या क्या सोर्सेज रेफर करने वाले हैं पूरे एनालिसिस के लिए जो हम लोग ऑब्वियसली करते हैं। तो सबसे पहले वी रीड एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस जो हम करेंगे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ के आपको बताएंगे कैसे कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होता है जो इस वीडियो में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बट वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बेसिकली आपको हेल्प करेगा टू डू द क्विक एनालिसिस। सो हम वीडियो के एंड में आपको ये भी बताएंगे कि आपको अगर इतना लंबा 1000 पेजेस नहीं पढ़ने हैं या फिर इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है तो आप क्विक एनालिसिस कैसे कर सकते हो। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट पे बात करेंगे। देन वी विल टेल यू कि हाउ टू रीड कॉन कॉल्स ऑल्सो, कॉन कॉल से कैसे इंपॉर्टेंट क्रक्स निकाला जाता है। क्रेडिट रिपोर्ट्स कैसे पढ़ी जाती है ये भी जानेंगे। देन वी विल ऑल्सो सी कि यहाँ पे अपने को और भी जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स रहती हैं या फिर एनालिस्ट की रिपोर्ट्स रहती है उसको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, सो देर वुड बी हैंडफुल ऑफ थिंग्स। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। चलिए, तो जिस इंडस्ट्री को अपन एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे वो है राज रतन ग्लोबल वायर्स। मोस्टली ये स्टॉक अब काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्ड हो चुका है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राज रतन ग्लोबल वायर्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ वी डन दिस ओवरऑल रिसर्च। ठीक है, तो अपने को उससे समझ में आ जाएगा। अब राज रतन ग्लोबल वायर्स को लेने का पीछे रीज़न था क्योंकि एक तो वो बेसिकली इंडस्ट्री बहुत नीश है। ठीक है, और एक स्टॉक भी नीश है, उसके बारे में बहुत कम डिस्कस हुआ है, केवल एक ही एनालिस्ट कवरेज है। दूसरा, उसकी सबसे खास बात है वो सिंगल प्रोडक्ट फोकस्ड कंपनी है, तो वहां पे अपने को रिसर्च करना बहुत ईजी हो जाता है स्टार्ट करने के लिए। चलिए, ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है, तो एनुअल रिपोर्ट में आपको बेसिक्स क्या क्या होते हैं तो आप देख लीजिए। कंपनी के बेसिकली जर्नी और अबाउट अस के बारे में, कंपनी करती क्या है वो सब चीज़ें लिखी हुई होती है। ठीक है, देन उसके प्रोडक्ट्स और पेटेंट्स क्या है, उनका आउटलुक क्या है। चेयरमैन और एमडी के मैसेज से अपने को ये पता पड़ता है कि बेसिकली कंपनी करना क्या चाह रही है, व्हाट आर देयर थिंकिंग। ठीक है, एमडी और सीईओ का। देन उसके बाद अपन यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं। फिर एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है बेसिकली मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर अपन देखते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा दो तीन फोकस एरियाज होते हैं, इन्वॉइसेस ऑफ मैटर और अदर मैटर, जहाँ पे ऑडिटर अपने कंसर्न्स रेज कर सकता है और वहाँ पे अपने को पता पड़ता है कि ऑडिटर का कोई कंसर्न है क्या कंपनी के फिनेंशियल्स पे। देन वी विल रीड कि फिनेंशियल्स में कैसे देखा जाता है, क्या क्रिस्प पॉइंट्स होते हैं जो फिनेंशियल्स को आपको देखने चाहिए, जहाँ से अपने को पता पड़ेगा कि मैनेजमेंट कुछ घपला कर रहा है या नहीं कर रहा है। वी विल ऑल्सो डेफिनेटली सी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यूज हैं या नहीं, हमने कैसे पता किया। ठीक है, तो वी विल डेफिनेटली सी दैट ऑल्सो। तो कभी भी किसी कंपनी के प्रोडक्ट को अगर आपको बहुत सिंपल वे में समझना है ना, तो सबसे बेस्ट है कंपनी की वेबसाइट पे जाके देख लो और वो काम क्या करती है। ठीक है, अबाउट अस में चले जाओ या फिर उसके प्रोडक्ट्स पे चले जाओ। अब राज रतन ग्लोबल वायर्स क्या करता है, राज रतन ग्लोबल वायर्स बनाता है बीड वायर। अब ये बीड वायर एग्जैक्टली क्या होता है, बीड वायर बेसिकली इट इज़ अ एक तार डलता है आपके टायर्स के अंदर जो बेसिकली टायर को स्ट्रेंथ देता है और उसका सेफ्टी, टायर की सेफ्टी बढ़ाता है। ठीक है, तो इस बीड वायर की एक सिंपल इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली टायर को स्ट्रेंथ देना है और टायर की सेफ्टी मेंटेन करना है। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जैसे ब्रेकिंग लोड वगैरह, टेंसिल स्ट्रेंथ, वायर डायमीटर वगैरह।
ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे बेसिकली इसमें काम करती है। अब ये बीड वायर जो है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसका दो जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये जो तार है ये बनता है, अब ये इसका मेन रॉ मटेरियल क्या है, ये अपना स्टील वायर से ये बीड वायर बनाती है, ठीक है। सो दैट इज अ होल सिनेरियो, ठीक है। अब ये बेसिकली इनका मेन प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट फेकर्स कंपनी है जहाँ पे 90% रेवेन्यू आता है। फिर एक हाई कार्बन स्टील वायर्स भी बनाती है, ठीक है। सो दिस इज देयर अनदर प्रोडक्ट। अब अपन इसको थोड़ा जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे इसके बारे में और जानेंगे कि अब ये बीड वायर बेसिकली ऐसा क्या खास बात है बीड वायर के अंदर, ठीक है। जस्ट आपको एक क्विक ग्लैंस दे दिया कि प्रोडक्ट क्या है। ये तो जान ही लिया कि प्रोडक्ट को अगर देखना है, सर्विसेज को देखना है, कंपनी के मेन प्रोडक्ट को और सर्विसेज को देखना है तो कहाँ से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं राज रतन ग्लोबल वायर्स इसमें कहाँ है। सो बेसिकली आज अगर अपन बात करें राज रतन ग्लोबल वायर्स का मार्केट शेयर कितना है, इंडिया के अंदर उनका मार्केट शेयर 42% है और थाईलैंड के अंदर उनका 28% मार्केट शेयर है। अभी ये राज रतन ग्लोबल वायर्स दो जगह काम करती है, इंडिया और थाईलैंड में, उस पर भी बिल्कुल बात करेंगे। बट सिंस अभी अपना एनुअल रिपोर्ट को ही अपन पढ़ के जानेंगे तो अपन वैसे ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राज रतन ग्लोबल वायर ने कुछ अपने टारगेट्स भी दिए मार्केट शेयर के, कब कि उनका मार्केट शेयर कितना बढ़ जाएगा बेस्ड ऑन देयर एक्सपेंशन। कंपनी कुछ एक्सपेंशन भी प्लान कर रही है, तो एक्सपेंशन के बाद उसका जो बेसिकली इंडिया का मार्केट है 65% तक चला जाएगा और वहीं पे थाईलैंड का मार्केट 40-45% तक चला जाएगा। वहीं पे ग्लोबली हर 5 में से एक बीड वायर राज रतन के द्वारा होगा। सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब ये बीड वायर में बेसिकली अगर अपन समझे थोड़ा और जानते हैं तो बेसिकली बीड वायर एक इतना निश प्रोडक्ट होता है कि इसको एक टायर कंपनी जब भी इम्पैनल करती है बीड वायर के वेंडर को, ठीक है, बीड वायर फाइनलाइज करने का जो टाइम पीरियड होता है, जो पूरा बेसिकली आप कह सकते हो गेस्टेशन पीरियड या फिर आप कह सकते हो डेवलपमेंट पीरियड या फिर आप कह सकते हो ऑडिट पीरियड, वो बहुत लंबा होता है। क्योंकि एक टायर कंपनी इस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करती है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही बीड वायर वाले वेंडर को फाइनल करती है। तो इट टेक्स अराउंड 2 to 3 years, मिनिमम 3 साल लग जाते हैं जब जाके टायर कंपनी बेसिकली इनको है ना अप्रूव करती है एज अ बीड वायर मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। तो आप समझ सकते हैं कि ये टायर के लिए, एक टायर कंपनी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, राज रतन ने अभी मिशेलिन जो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट टायर कंपनी है उसको बेसिकली ये टैप करने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर देयर सम न्यू प्लांट्स। तो वहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली उनका जो टाइम लिया गया है उनमें करीबन करीबन 4 से 5 साल से राज रतन उनसे बात कर रहा है, जब जाके उनका बेसिकली यहाँ पे है ना अब जाके टायर उनका अप्रूव होने वाला है FY23 के एंड तक। अब इसमें एक और चीज़ क्या हो जाती है, जब हम लोग कॉन कॉल पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी पता चली कि राज रतन या फिर बीड वायर इंडस्ट्री में एक ऐसा भी सिंपल सीन होता है। मान लीजिए ये एक आपकी टायर की एक एक फैक्ट्री है, मान लेते हैं ये चेन्नई में मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, और ये मेरा इंदौर में एक बीड वायर का प्लांट है, ठीक है। अब मेरी थाईलैंड में एक टायर की फैक्ट्री है और थाईलैंड में ही मेरा बीड वायर का प्लांट है। फॉर एन एग्जांपल अगर मेरा राज रतन और मान लीजिए MRF का अगर मेरा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है चेन्नई और इंडिया के लिए, ठीक है, कल को अगर मेरे को राज रतन थाईलैंड और MRF थाईलैंड को अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट करना है ना तो भी उनको अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। दो वो टाइम लंबा नहीं होता बट अप्रूवल प्रोसेस पूरा लगता है, ठीक है, एक एक 2-3 साल नहीं लगते बट कम टाइम लगता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंडस्ट्री में इतना ज्यादा एंट्री बैरियर है कि अगर राज रतन इंडिया अगर MRF थाईलैंड को भी बेसिकली अगर प्रोडक्ट बेचना चाहेगी ना तो उसको वापस अप्रूवल प्रोसेस लगेगा। दैट्स वाई ये प्रोडक्ट में इतना ज्यादा लंबा समय लग जाता है। तो कोई भी एक तो नया प्लेयर आ नहीं सकता इस इंडस्ट्री में। मैंने अगर प्लान डाला तो मेरे को 2 साल तो बेसिकली कस्टमर को लाने में लग जाएंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी नीश, ठीक है। अब यहाँ पे अपन और भी चीज़ें समझते हैं कि अब इस पूरे इंडस्ट्री के कारण यहाँ पे राज रतन एक तो लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरर लाइन है उसकी वर्ल्ड के अंदर, एक जगह पे पिथामपुर इंदौर के अंदर, ओनली बीड वायर मैन्युफैक्चरर थाईलैंड के अंदर। अब थाईलैंड की एक खास बात क्या है, अब देखो जब हमने थोड़ी बहुत इंडस्ट्री पढ़ी तो अपन इसके बारे में भी जानेंगे इंडस्ट्री कहाँ पे आती है, ठीक है। बट अब थाईलैंड इट इज़ अ बेसिकली ग्रोइंग हब ऑफ रबर, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रबर भी वहां बनता है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टायर्स भी वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं। तो इट इज द ग्रोइंग हब ऑफ टायर मैन्युफैक्चरर्स। पूरे थाईलैंड के अंदर राज रतन इकलौता बीड वायर मैन्युफैक्चरर है और उसका वहां पे जो मार्केट शेयर है करीबन 28% के आसपास आता है, ठीक है। एंड दे वांट टू टेक इट टू द अराउंड 50%। बाकी सारा बेसिकली इंपोर्ट होता है। उसके बाद अगर अपन देखें इंडिया के अंदर तो सबसे बड़ा प्लेयर है वो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे अपन देखें तो इसमें और भी चीज़ें हैं,
तो जब भी आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पे विजन, मिशन एंड वैल्यूज का स्टेटमेंट होता है। अभी विजन अपने को बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कंपनी सोच क्या है रही, कंपनी का सपना क्या है, काइंड ऑफ विजन तो वो होता है। सो इनका बेसिकली लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रिफर्ड बेसिकली बीड वायर मैन्युफैक्चरर बनना है, ठीक है। अभी इनका बेसिकली मार्केट शेयर इतना नहीं है, बट दे ट्राई टू बिकम द लार्जेस्ट प्लेयर, ठीक है। और इनको लार्जेस्ट प्लेयर बनने के लिए भी बहुत सारी अदर ज्योग्राफीज को भी बेसिकली टैप करना पड़ेगा। आज केवल इंडिया थाईलैंड में ही है, बहुत सारी अदर एरियाज भी हैं जहाँ पे इनका बेसिकली मार्केट नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि राज रतन की स्ट्रैटेजी क्या थी, जर्नी क्या थी। सो दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1989, कुछ ये अदर तरह के प्रोडक्ट्स बनाने थे। पहले ये लोग बेसिकली है ना स्टील ट्रेडर के थ्रू इनने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बेसिकली उनने कुछ अदर स्टील प्रोडक्ट्स स्टार्ट किए थे। फिर ये बीड वायर के अंदर 1995 में आए। देन दे बेसिकली एंटर्ड इनटू सम जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन 1998 में जर्मनी के एक कंपनी के साथ उन्होंने किया। 2004 में उन्होंने जर्मनी वाली कंपनी से वापस अपना स्टेक खरीद लिया। देन राज रतन थाईलैंड में इन्होंने अपना बिजनेस डाला 2006 के अंदर। 2008 में इन्होंने बेसिकली थाईलैंड का प्लांट स्टार्ट किया। 2019 में इन्होंने अपनी बेसिकली इंदौर की फैसिलिटी का एक्सपेंशन किया था। 2022 में अब ये थाईलैंड और चेन्नई का प्लांट यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे। पूरी आप ये समझ लीजिए आपकी इनकी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रही है और जो इनकी बिजनेस की ग्रोथ रही है वो बेसिकली ऑर्गेनिक एक्सपेंशन के थ्रू रही है। इन्होंने कुछ ज़्यादा एक्विजिशन वगैरह करे नहीं। हालांकि इंडिया में एक बीड वायर मैन्युफैक्चरर था बेसिकली आराध्या स्टील करके, उसको एक्वायर करने की कोशिश करी थी आईबीसी के थ्रू, बट वो बिड उनकी हो नहीं पाई, ठीक है। तो ये इनकी कुछ सिंपल सी जर्नी रही है, सिंपल सा प्रोडक्ट था और सिंपल सी जर्नी रही है। अब इसमें एक इनके सक्सेस के पीछे वाई राज रतन इज द प्रिफर्ड, इसके सक्सेस के पीछे जो मेरे को समझ में आया, जितने भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, टाटा स्टील है, आरती स्टील है, इनके कॉम्पिटिटर्स है। अब इनके कॉम्पिटिटर्स ग्लोबल और इंडियन कॉम्पिटिटर्स में एक सिमिलैरिटी है, वो सारे प्लेयर्स एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में काम करती है, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। टाटा स्टील तो बेसिकली फुल फ्लेज स्टील कंपनी है, ठीक है। वो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम सारे तरह के स्टील प्रोडक्ट्स बनाता है। वहीं पे जो इनके बहुत सारे अदर ग्लोबल प्लेयर्स है वो बहुत सारे तरह के वायर्स बनाती है, ठीक है। वो बेसिकली आप केबल वायर वाले स्टील का वायर भी बनाएगी, ठीक है। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टील वायर्स, ठीक है, तो वो सारे बनाती है। अब राज रतन के पास एक अच्छी बात है, वो फोकस्ड कंपनी है, ठीक है। और दूसरा उसका बेसिकली यहाँ पे एक सिंपल सा जो सॉर्टेड है वो बेसिकली फोकस्ड है। दूसरा, अब यहाँ पे जो इसके कारण क्या हो रहा है, राज रतन अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इनोवेट कर पा रही, बहुत ज़्यादा इनने कॉस्ट में अपनी सेविंग्स करी है, प्रोडक्ट को क्वालिटी में इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, टायर मैन्युफैक्चरर्स को बीड वायर से रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं लेना होता, ठीक है। इवन दे टोल्ड वन इन देयर कॉन कॉल ऑल्सो वाई दे प्रिफर्ड थाईलैंड में, इनको क्यों प्रीफर किया जा रहा है। अब ये थाईलैंड में है और थाईलैंड की कंपनी को बेसिकली ये लोग है ना माल सप्लाई करते, कल को प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट होता है तो हमारा इंजीनियर जाके वहाँ पे फटाफट से उसको वो कर पाता है, सॉल्व कर पाता है। वहीं पे आप समझिए टाटा स्टील से अगर आपने बीड वायर लिया, आप एक छोटी सी कंपनी है, टायर कंपनी, ठीक है, मान लीजिए बिरला टायर वगैरह है या फिर कोई भी छोटी कंपनी है, क्या आपको लगता है टाटा स्टील आपको बेसिकली इतना प्रेफरेंस दे पाएगा, इतनी सर्विसेज दे पाएगा। सो आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह, उस पर इतना कभी कंपनी फोकस नहीं कर पाती है, ठीक है। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट। अब क्विकली यहाँ पे क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट में अभी अपन क्या है, ये एनुअल रिपोर्ट का समराइज वे चल रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपके बिजनेस के बारे में आपको पता पड़ेगी। अब बिजनेस ने परफॉर्मेंस क्या दी है, सो वी विल सी हाउ द बिजनेस हैज परफॉर्म्ड। आप देखोगे इनका सेल्स वॉल्यूम कितना है, मैट्रिक टन्स में आप देख रहे हैं, ठीक है, टन्स पर एनम में आप देख रहे हैं, तो 54,000 टन्स पर एनम इनने बेसिकली इंडिया में प्रोड्यूस किया था। 30% की वाई ग्रोथ है, थाईलैंड के अंदर 21% की ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड इनके जो टन्स की ग्रोथ है, अगर आप देखोगे जो कंसोलिडेटेड इनका रेवेन्यू है, सॉरी, वो 63% से बढ़ा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंपनी के कॉन कॉल से अपने को समझ में आया कि कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो रेवेन्यूज पे नहीं दी है। रेवेन्यू के तौर पे कंपनी ने बोला था FY23 तक हम लोग 1300 करोड़ का रेवेन्यू कर पाएंगे, स्टील प्राइसेस अगर मेंटेन रहती है तो। बट अब स्टील प्राइसेस तो मेंटेन नहीं रही, स्टील प्राइसेस फॉल हो गई। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ग्रोथ की जो गाइडेंस दे रखी है वो 20% की दे रखी है। कंपनी अभी अपन वो भी समझेंगे, तो बेसिकली 20% वॉल्यूम में के पीछे और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी समझेंगे। बट क्विकली है ना एक बार थोड़ा फिनेंशियल पैरामीटर्स भी देखते हैं। इनका पैट मार्जिन लगभग 13% के आसपास आता है, डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, 1 से कम है। इन्वेंट्री डेज इनके कम हुए हैं, वर्किंग कैपिटल डेज इनके कम हुए हैं, डेटर डेज इनके कम हुए हैं। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे फिनेंशियल पैरामीटर्स भी कंपनी के यहाँ पे अच्छे होते हैं। इंटरेस्ट कवर यहाँ पे कंपनी का बढ़ गया है, ठीक है, ROE कंपनी का बढ़ गया है और क्रेडिटर डेज भी यहाँ पे कंपनी ने बढ़ाए हैं, ठीक है। पैट और एबिटा मार्जिन में भी अच्छे खासे ग्रोथ है। पैट यहाँ पे 134% से बढ़ा है, वहीं पे एबिटा 97% से बढ़ा है। एबिटा मार्जिन के अंदर भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है।
ठीक है। कंपनी के कुछ कस्टमर्स की अगर आपको डिटेल देखनी है तो यू कैन जस्ट सी। सो मोस्टली क्या है, इंडिया में जितने भी टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं सब राज रतन के साथ कॉन्टैक्ट करके बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। सो एवरी टायर कंपनी इज अ बेसिकली कस्टमर ऑफ राज रतन ग्लोबल वायर्स। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने ना प्रोडक्ट की डिटेल भी दी है। तो इसका काम क्या है, होल्ड द टायर टू द रिम ऑफ द व्हील while resisting the constant push of the integrated inflated pressure। अब ये बेसिकली क्या करता है, दैट ट्रांसफर्स द व्हीकल लोड फ्रॉम द रिम टू द टायर प्रिवेंटिंग द वाइब्रेशन while ड्राइविंग। बेसिकली आपका बेसिकली इसमें आपको क्या बोलते हैं ना, आपको शॉक्स नहीं लगे, उसका काम करती है, शॉक अब्जॉर्बिंग काम है इनका। ठीक है। अब इसका मेन प्रोडक्ट इससे इसकी अब सेफ्टी और बेसिकली ड्यूरेबिलिटी ऑफ टायर्स भी इंप्रूव होती है एंड स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। सो दिस इज देयर मेन, बेसिकली इनके पीछे मेन है। फिर एक हाई कार्बन स्टील वायर्स बनाते हैं जो बहुत ही छोटा इनका बिजनेस है। ऑटोमेटिव कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में वो काम आता है, उस पर अपन बिल्कुल बात भी नहीं करेंगे, बट इट्स अ सिंपल एक स्टील वायर तरीके का प्रोडक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो बेसिकली कंपनी ने अपना बेसिकली कितना प्लान है इनका, अप्रॉक्सीमेटली जो इनका क्यूमुलेटिव कैपेसिटी हो जाएगा वो 1,80,000 टन पर एनम के आसपास हो जाएगा, जो कि कंपनी के लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो एक्सपेंशन के बाद इनका बेसिकली इतना जो है ये करीबन करीबन 2x ऑफ देयर कंपनी का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना, 2x ऑफ द FY22 वॉल्यूम। अभी इनके मेजर बेसिकली एक्सपेंशन प्लान्स क्या है वो भी अपन जानेंगे। एक तो ये है ना चेन्नई में प्लांट लेके आ रहे हैं, ठीक है, और एक ये ना थाईलैंड में एक्सपेंशन कर रहे हैं। अगर आप समझे तो मैं आपको एक और इंसाइट दे सकता हूँ कि लगभग लगभग इनकी FY20 में जो कैपेसिटी थी ना उसका इनने 3 टाइम्स यहाँ पे अब FY25 तक इनकी जो कैपेसिटी होगी, मतलब वो करीबन करीबन उसकी 3 गुना हो जाएगी। ठीक है। सो चेन्नई का प्लांट इस साल के एंड तक स्टार्ट होने की उम्मीद है। ठीक है। FY25-26 तक वो फुल कैपेसिटी पर रन होने लग जाएगा। और जो इनका थाईलैंड का कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो भी इनका लगभग लगभग इस Q1 या फिर Q2 तक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। 83% कस्टमर राज रतन के ऐसे हैं जो 5 साल से ज़्यादा इनके साथ काम करते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द कस्टमर लॉयल्टी ऑल्सो। फिर यहाँ पे अदर चीज़ें हैं कि वाई राज रतन, तो वहाँ पे कंपनी ने दिया है कि इनका कॉस्ट लीडरशिप भी है। कॉस्ट लीडरशिप पे भी बात करेंगे व्हेन वी डू द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, बट उससे पहले जानते हैं कि यहाँ पे उनके चेयरमैन क्या बोल रहे हैं। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ऑन द मैनेजमेंट साइड ऑल्सो। सो इट इज़ अ फैमिली ओन्ड कंपनी। मिस्टर सुनील चोडिया है जो बेसिकली इस बिजनेस के फाउंडर है, चेयरमैन है और प्रमोटर भी हैं। इन्होंने और इनके साथ में अब इनके बेटे भी आ गए, यशोवर्धन चोडिया। तो यशोवर्धन चोडिया लुक्स आफ्टर द थाईलैंड बिजनेस, सुनील चोडिया लुक्स आफ्टर द इंडिया एंड द ओवरऑल बिजनेस। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, तो इनने पहले तो अपनी कंपनी के पूरे लेटर, ये जो लेटर है इसमें जो क्रक्स है वो ये है बेसिकली, एक तो क्या है इनका प्लान। तो अब यहाँ पे एक तो ये बोल रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर द कस्टमर्स एक्विजिशन इन साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, यहाँ पे इससे क्या पता पड़ रहा है अपने को, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने जैसे बोला कि अभी इंडिया थाईलैंड वाली ही यहाँ पे बेसिकली इनकी वो है। राज रतन का एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अभी भी उनके जो प्लांट्स है वो 100% कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं, लगभग 80 to 90% कैपेसिटी पे। राज रतन ने लिटरली अपनी कॉन्कॉल में इतनी बार इंडिकेटर्स दिए कि इनको लिटरली कस्टमर्स को मना करना पड़ रहा है। ठीक है। बेसिकली इनके साथ प्रॉब्लम डिमांड का नहीं है, इनके साथ कैपेसिटी का है। तो राज रतन का फोकस क्या रहता है, हम जहां हैं वहीं पे हम बेसिकली प्रोडक्ट सप्लाई कर दें। ठीक है। थाईलैंड में थाईलैंड के टायर मैन्युफैक्चरर्स को, इंडिया में इंडिया के टायर मैन्युफैक्चरर्स को। सो ये इनका फोकस रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये चेन्नई का प्लांट खोल रहे हैं। चेन्नई के प्लांट बेसिकली है ना, एक तो वहां से वो लोग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। यूएस का जो मार्केट है वो बहुत बहुत बड़ा है। ठीक है। इट्स फार बिगर देन इंडिया एंड थाईलैंड का मार्केट ऑल्सो। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है अगर वो उन्हें सक्सेसफुली टैप किया तो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि चेन्नई का प्लांट एक पोर्ट बेस्ड प्लांट है, तो वहाँ पे पोर्ट के पास में, तो दे कैन बेसिकली डेफिनेटली एक्सपोर्ट है, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस कम हो जाते हैं। कंपनी का यहाँ पे बेसिकली वो रहा है कि इस बार का जो टारगेट रहा है रेजिलेंट परफॉर्मेंस में, कंपनी ने बताया कि 20% जो एबिटा मार्जिन है वो हम लोग मेंटेन कर पाए हैं FY22 में, एंड कंपनी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ मेंटेनिंग दैट मार्जिन। एबिटा मार्जिन अगर कंपनी मेंटेन कर पाती है तो बहुत बढ़िया बात होगी। थोड़ा अपन इंडस्ट्री जब अपन समझेंगे तो उसके बारे में भी जानेंगे। सो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी। ठीक है, जो पूरा का पूरा इसमें हेल्प मेरे को समझ में आया। ठीक है। मैं पूरा लेटर तो नहीं पढ़ूंगा, बट हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे कंपनी के पास कोई भी क्वालिटी कंप्लेंट्स नहीं आई है। ठीक है। एंड इनका एक और प्लान है कि बेसिकली ना ये वॉलेट शेयर बेसिकली बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए MRF कम बेसिकली इनसे स्टील वायर ले रहा है, ये और ज़्यादा स्टील वायर्स को टैप करेंगे।
ठीक है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट वाला, जो कि बेसिकली रेडियल टायर्स के लिए जो वायर होता है। अपन सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझते जाएंगे। ठीक है, कंपनी ने अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे बताया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखें तो कंपनी यहाँ पे एक और चीज़ क्या करती है, दे मेंटेन साइजेबल इन्वेंट्री है ना, साइजेबल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एट देयर ओन कॉस्ट। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कस्टमर को कॉस्ट नहीं होता है, तो दिस हेल्प्स देम टू बेसिकली ना, कस्टमर इनके साथ ज़्यादा वो करता है, क्योंकि ये कस्टमर के बिहाफ पे इन्वेंट्री होल्ड करने को तैयार है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, यहाँ पे वोलेटिलिटी ऑफ द स्टील प्राइसेस भी बेसिकली रिड्यूस हो जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, इनका मेन रॉ मटेरियल तो बेसिकली स्टील ही है, जेएसडब्ल्यू से लोग खरीदते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं एक और चीज़ समझाता हूँ कि राजरतन की पिछले साल की परफॉर्मेंस आपको इतनी शानदार क्यों लगी। स्टील प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अभी स्टील प्राइसेस बढ़ता है तो बीड वायर का प्राइस भी बढ़ता है। ठीक है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब क्या हुआ है, जैसे कि अपन एक सिंपल चीज़ समझे, 100 टन का मैंने स्टील वायर बनाया, ठीक है, बीड वायर बनाया, तो मेरा रेवेन्यू 10 रुपये का जब भाव था स्टील का, तो मेरा 1,000 था। क्योंकि अब मेरा बेसिकली रेवेन्यू स्टील का भाव बढ़ गया है, तो मेरा रेवेन्यू सेम 100 टन पे मेरा अभी 1,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन कि राजरतन के ना नंबर्स के अंदर, इन फिगर्स, वो है ना, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है। बट अभी आप सभी को पता है, लास्ट 6 महीनों में स्टील प्राइसेस गिरते आए हैं, और लास्ट 3 महीनों में बहुत ज़्यादा गिरते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि अब यहाँ पे एक चीज़ जो खराब हो जाएगी, वो है राजरतन भले ही उतना ही वॉल्यूम काम करे। ठीक है, अगर इनने वॉल्यूम ग्रोथ 20% की नहीं करी, सिंस द स्टील प्राइसेस इज करेक्टेड मोर देन 20%, तो अब क्या होगा, मान लीजिए मैंने एक क्वार्टर के अंदर, अभी मान लीजिए मैंने 100 टन का बेसिकली बीड वायर बनाया था, इस बार मैंने कैपेसिटी एक्सपेंशन करके 120 बनाया। पहले मैं 10 रुपये में बेच रहा था, आज मैं अगर 8 रुपये में बेचूंगा तो मेरा ऑब्वियसली रेवेन्यू बेसिकली उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। बट कल को अगर मैंने रेवेन्यू वॉल्यूम ग्रोथ उतनी अचीव नहीं करी जितनी मेरी बेसिकली प्राइस के अंदर फॉल आ चुका है, ठीक है, तो बेसिकली मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा। आई एम अगेन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट कि अब हो सकता है आपको रेवेन्यू यहाँ पे वाई ओ वाई या फिर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा डिप होता हुआ दिखाई दे, बिकॉज ऑफ स्टील प्राइसेस हैज फॉलन। जैसे ही स्टील प्राइस गिरता है, इनको भी अपना बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट आगे पास ऑन करना पड़ता है। स्टील का प्राइस बढ़ता है तो बेसिकली ये भी आगे बेसिकली उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। कंपनी हैज बीन सक्सेसफुल इन पासिंग ऑन द स्टील प्राइसेस एंड स्टील कॉस्ट बेनिफिट्स, तो वो इनको कभी इतना प्रॉब्लम नहीं आया है। ठीक है, और कंपनी की जब हमने कॉन कॉल वगैरह भी पढ़ी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ये भी समझ में आ गई कि कंपनी को कभी ये प्रॉब्लम नहीं है कि कॉस्ट पास ऑन कैसे करें, वो सारी चीज़ें। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि इनका प्रोडक्ट इतना क्वालिटेटिव है, इनका मार्केट शेयर इतना हाई है, तो बेसिकली दे हैव अ कंट्रोल ओवर द मार्केट। ठीक है, सो दे हैव अ प्राइसिंग पावर। ठीक है, तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और उसके कारण कंपनी बोल रहा है कि हमारा जो स्प्रेड होगा, एबिटा पर टन होगा, या फिर आप बोले जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो हमारी मेंटेन रहेगी। तो एबिटा पर टन एक जो है, और या फिर एबिटा मार्जिन अपने को देखना है कि वो मेंटेन हो पाता है या नहीं हो पाता। मान लीजिए अभी क्या होगा, स्टील प्राइसेस गिर गए। ठीक है, मान लीजिए अगर इनने पुराना प्रोडक्ट लेके काम किया होगा जो हाई कॉस्ट वाला स्टील होगा, ठीक है, तो इनका क्या होगा, बेसिकली कॉस्ट तो बढ़ गया, बट सामने वाला कस्टमर अब प्राइस तो बेसिकली आज मार्केट में जो स्टील का भाव है उसके हिसाब से देगा, तो देन बेसिकली उनका उनका नुकसान हो जाएगा। तो वो अपने को देखना है कि कंपनी का जो ओवरऑल इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उतना सही रहा है क्या। और बेसिकली क्या होगा, रेवेन्यू कम होती है ना मार्केट में, जब भी न्यूज़ फ्लैश होती है रेवेन्यू फॉल बाय 20%, 13%, तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉक को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो ए स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बेसिकली हो जाता है। तो मैं आपको बेसिकली समझा दिया कि स्टील का बेसिकली इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और जो चीज़ बोल रहे हैं कि हम लोग है ना 75% रिसाइकल्ड स्टील से हम बनाने का प्लान कर रहे हैं, सो बेसिकली एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टील हो जाएगा इनका। ठीक है, तो वो इनका प्लान है, एंड दे हैव नो प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग द ओवरऑल जो इनकी परफॉर्मेंस है, वो दोनों के कमेंट से अपने को ये पता पड़ रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहेगी। ठीक है, देन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, फिर यहाँ पे कंपनी के जो ओवरऑल मैनेजमेंट में कौन कौन है वो तो अपन ने देख ही लिया था। अब डायरेक्टर्स में कौन कौन है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ी और चीज़ बात करूँगा कि क्या होता है कि जब भी आप एक एनालिसिस करें तो बोर्ड के अंदर आपको क्या देखना होता है। बोर्ड के अंदर आप ये देखिए कि कंपनी के जो ओवरऑल मैनेजमेंट में लोग बाग बैठे हैं बोर्ड के अंदर, पहली बात तो ये उनका क्या एक्सपीरियंस है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैसे हैं। ठीक है, सो अपन देखेंगे सुनील मेहता का काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है। देन देर इज आशीष दालमिया, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, ये रेनाइजेंस ग्रुप है, उनके चेयरमैन है।
सो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या एक इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनियों में एक बार हमें बहुत बार देखने को मिलता है, हमने अभी रिसेंट में एक कंपनी में देखा था, वो कंपनी जहाँ की है ना वहीं के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है और उनका कोई नाम भी नहीं है, दे हैव नो बेसिकली क्रेडिबिलिटी। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत इंटेलेक्ट आदमी होना चाहिए जनरली, ठीक है, उसका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड होना चाहिए, कुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुड बी इंजीनियर, कुड बी फ्रॉम आई आई एम, ठीक है, और आई आई टी। सो दिस विल बेसिकली इम्पैक्ट कि वो कैसे है, ठीक है। तो अब जैसे ये अपन जितने भी इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है ना, उनका काफ़ी अच्छा खासा बैकग्राउंड है, ठीक है। एंड देन अगर अपन मैनेजमेंट की भी बात करेंगे, अपन मैनेजमेंट भी देखेंगे, तो इनके जो सीएफओ हैं और इनके जो बेसिकली दोनों सीएफओ है, वो काफ़ी टाइम से राज रतन के साथ जुड़े हुए हैं, और जो इनके सीनियर मैनेजमेंट में भी लोग हैं, बेसिकली उनका एक्सपीरियंस कितना है वो देखते हैं अपन हमेशा। दूसरा, वो कितने टाइम से राज रतन के साथ है। जनरली क्या होता है, अभी आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर ही बता देता हूँ, पेटीएम। पेटीएम में कितने ज्यादा सीनियर लेवल के एग्जिट्स हुए हैं, ठीक है, कभी सीईओ रिजाइन कर रहा है, कभी सीईओ रिजाइन कर रहा है, कभी कौन रिजाइन कर रहा है, आदमी टिक नहीं पा रहा है। सीनियर मैनेजमेंट अगर कंपनी में नहीं टिक पाता है तो कंपनी को प्रॉब्लम आता ही आता है, ठीक है। कितना बेसिकली अट्रीशन है वो भी हमेशा देखना रहता है। नाउ अभी अपन देखेंगे, तो मैंने जैसे आपको बताया था, ये अभी एक क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में क्या होता है, आपको ये अब जो बेसिकली इनका है, ये बिजनेस मॉडल इनने समझाया है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। फिर ये एक एक इनपुट और आउटपुट की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल कैपिटल इनने कितनी लगाई, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल इनकी कितनी है, यहाँ पे आपको पता पड़ेगा, ठीक है। कंपनी ने लगभग 250 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया था लास्ट 5 सालों में, और अभी जो 2-3 सालों में 2 साल में कंपनी कैपेक्स प्लान कर रही है वो 300 करोड़ का है। कंपनी का जो एसेट टर्नओवर का रेशो है वो 1:2 का होता है। सो द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग जो 300 करोड़ से इनका रेवेन्यू होगा वो करीबन करीबन 600 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ कि कितना इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है FY 22 का 897 करोड़ का है, तो उसमें 600 करोड़ का आप इम्पैक्ट समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। हमेशा कभी भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को जब आप पढ़ते हैं तो उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और उसका एक्चुअल वॉल्यूम जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने जब टायर इंडस्ट्रीज पढ़ी थी तो हमें ये पता पड़ा कि टायर इंडस्ट्रीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है, एंड वो एक्सपेंड भी कर रहे हैं। अब ये थोड़ा एक बिजनेस सेंस थोड़ा मेरे को नहीं जचता है कि जब कैपेसिटी मेरा एग्जिस्टिंग ही कम है, मैं और एक्सपेंशन क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक हमेशा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में देखना चाहिए, ठीक है। ये आपको आपको पता पड़ेगा कि बीड वायर प्रोड्यूस कितना किया हमने। एंड इसके अलावा एक और जो चीज़ मैंने एक और जो हमेशा देखनी चाहिए कि मैं कितना बीड वायर प्रोड्यूस किया, ठीक है, और मेरा सेल्स वॉल्यूम कितना है। हमेशा वो दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए लगभग लगभग, ठीक है। वो जनरली राज रतन के केस में मैच हो रही है। ऊपर अपन ने सेल्स वॉल्यूम देखा था, इस बार इधर अपन ने प्रोडक्शन का वॉल्यूम देखा। क्या होता है कि इससे नहीं तो ये पता पड़ेगा इन्वेंट्री डेज आपके बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। मैंने बना दिया 100 टन, मेरा माल बिकता है 70 टन, देन इट्स क्रिएट अ वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज वगैरह, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पूरा का पूरा ये जो है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपनी ने है ना स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के बारे में बताया, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दैट्स एन बेसिकली वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से दिया। अब यहाँ पे आपको क्या है, बेसिकली कंपनी की इंडस्ट्री रिस्क क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके रिस्क वगैरह की चीज़ें पता पड़ेगी, ठीक है। एंड जैसे कि अब यहाँ पे इनका एक तो इनका वोलेटिलिटी इन द मार्केट, मैंने आपको बताया स्टील प्राइसेस वाला। अच्छा, राज रतन का जो चेन्नई प्लांट है उसको पीएलआई स्कीम भी अप्रूव्ड है, ठीक है। एंड डोंट प्लीज एक्सपेक्ट कि ये पीएलआई स्कीम्स के बेनिफिट आपको एक ही साल में मिलने लग जाएंगे FY 23 में। मैंने गोकुलदास एक्सपोर्ट का जब वीडियो बनाया था तो मैंने आपको समझाया था कि ये जो पीएलआई स्कीम्स के बेनिफिट हैं ये FY 25 के बाद आना स्टार्ट होंगे, जब आप प्रोडक्शन 100% कैपेसिटी पे चालू करने के बाद उसको माल को एक्सपोर्ट करोगे, जब जाके आपको गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है। सो द बेनिफिट्स विल कम लेटर ऑन, ठीक है। दो अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट आ चुकी है, ठीक है। फिर यहाँ पे तरह तरह की रेगुलेटरी रिस्क वगैरह होती है तो उसके बारे में होता है। फिर रॉ मटेरियल रिस्क है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से रॉ मटेरियल रिस्क का इंपैक्ट आता है। अब यहाँ पे क्या किया था गवर्नमेंट ने, अभी क्या किया मैंने आपको बताया ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन स्टील प्रोडक्ट्स, अभी जो बेसिकली जो कंपनी ने जो लगा हटा दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो वो बेसिकली है ना स्टील प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा, अभी जो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई है वो भी बेसिकली हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो अब आप एक और चीज़ समझिए कि ये आप जब रिस्क वाला फैक्टर ये सब पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि स्टील एक रेगुलेटेड कमोडिटी भी है। गवर्नमेंट लगातार इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी ये सब लगाती रहती है। चाइना स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। चाइना से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, सो एज राज रतन को भी है, ठीक है।
अच्छा, वो भी अपन बात कर लेंगे जब कंपटीशन एनालिसिस करेंगे कि राज रतन ने चाइना को कैसे पीछे छोड़ा। ठीक है, सारी चीज़ें जानेंगे, बस आप थोड़ा सब्र जरूर करिएगा। देन अब ये फिनेंशियल कैपिटल है, फिनेंशियल कैपिटल में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, हाईलाइट्स क्या क्या है ऑलरेडी मैंने डिस्कस करी है, एबिटा मार्जिन कितने रहे थे, रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ा है। जस्ट एन एग्जाम्पल, 348 करोड़ का रेवेन्यू FY18 में किया था, आज हम उसको लगभग 3 गुना कर चुके हैं, लगभग 900 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। ठीक है, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कितना खतरनाक परफॉर्मेंस रहा है, एंड ड्यू टू इवन ऑल्सो अपना कोविड के टाइम पे भी। फिर जोग्राफिकल बेस क्या है, इंडिया में कितना बिजनेस होता है, थाईलैंड में कितना होता है, फिर इनके एबिटा मार्जिन, प्रॉफिट, एसेट बेस। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी भी ये पता लगाना हो कि कंपनी एक्सपेंशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, पिछले 5 साल में एक्सपेंशन किया है क्या, कैसे पता लगाओगे कंपनी का जो एसेट बेस है वो बड़ा है या नहीं बड़ा है, कंपनी की जो टोटल एक तो एसेट बेस होती है वो कितनी बड़ी है। जब आप ये देखोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो एसेट बेस होता है वो बड़ा है या नहीं बड़ा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल एसेट्स का दे रखा है, तो बेसिकली टोटल एसेट्स का दे रखा है, दैट्स अ बैलेंस शीट टोटल, तो उससे तो इतना ज़्यादा पता नहीं पड़ता, बट आप जब बैलेंस शीट अपन देखेंगे तो वो अपन उस पर बात करेंगे। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह, डिविडेंड पे आउट, कंपनी कंपनी ने लास्ट 10 साल में कभी ऐसा साल नहीं निकला जब कंपनी ने अपना डिविडेंड ना दिया हो। सो इससे क्या पता पड़ रहा है, अभी कंपनी हर साल डिविडेंड दे पा रही है, इवन दो स्टील प्राइसेस कितने भी वोलेटाइल रहे फिर भी कंपनी ने अपना डिविडेंड दिया है। दिस मीन्स कि कंपनी ने फिनेंशियली मैनेज्ड काफ़ी अच्छा किया है अपने आप को। ठीक है, सो इससे पता पड़ता है, डेट टू इक्विटी रेशो भी लगातार कम किया, नेटवर्थ भी लगातार बढ़ी है। ठीक है, सो फिनेंशियल परफॉर्मेंस डेफिनेटली FY22 में तो अपने स्टील प्राइसेस के कारण थोड़ी सी यहाँ पे इन्फ्लेट हो गई थी, बट आप अगर 5 साल की परफॉर्मेंस भी देखते हो तो आपको ये पता पड़ जाएगा यार ये कंपनी में कुछ तो बात है कि फिनेंशियली ये बहुत स्ट्रांग है। सो ये है ना, अभी ये फिनेंशियल कैपिटल जैसे अपन ने पढ़ा तो आपको पूरा फिनेंशियल का एक ओवरव्यू मिल गया। वैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल पढ़ेंगे तो आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग का इनका ओवरव्यू मिल जाएगा। अब अपन ये जानेंगे इनके प्लांट कहाँ कहाँ पे, एक इनका चेन्नई में प्लांट है, एक इनका बेसिकली इंदौर में प्लांट है, एक फिर इनका थाईलैंड में प्लांट है। किसकी कितनी कैपेसिटी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कितना इनने प्रोड्यूस किया, कितना इनका बेसिकली ग्रोथ है। ठीक है, फिर यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह कितना है। अच्छा, इनने ना अपना रीप्रोसेसिंग टाइम भी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कम किया है। आज इनको केवल केवल अगर आप देखोगे तो 50 आवर्स लगते हैं बेसिकली अपना रॉ मटेरियल से बीड वायर बनाने में। ठीक है, सो कंपनी ने अपना रीप्रोसेसिंग टाइम भी कम किया है। सो दिस मीन्स कि कंपनी ने अपने डेफिनेटली प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी इंदौर का प्लांट है। अब यहाँ पे आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इंदौर के प्लांट में क्या क्या खास बात है। ठीक है, कुछ सच यहाँ पे इसमें खास नहीं है, तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा कुछ बताया नहीं। देन फिर थाईलैंड का प्लांट है, मैंने आपको बताया थाईलैंड क्यों ग्रोइंग हब है। ठीक है, कितना एबिटा मार्जिन पे इंप्रूवमेंट आया है। फिर अभी थाईलैंड के बारे में ऑपरेशनल हाईलाइट्स दिए, इनने एक नया वेयर हाउस बनाया है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया है, प्रपोज कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है। ठीक है, तो वो समझ में आ गया होगा आपको। देन चेन्नई का प्लांट है जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है। इस पर भी अपन अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो 60,000 टन्स पर एनम का है। अभी यहाँ पे जो बेसिकली रिड्यूस कॉस्ट पर एम्प्लॉय है, अच्छा इनका जो एम्प्लॉय का जो कॉस्ट है ना वो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट और फ्रेट कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इसके दो रीजंस है, एक तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ लगेंगे वो बहुत कम लगेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली इनके जो मोस्टली जो सेंट्रलाइज फंक्शंस है वो यहाँ पे राजरतन के या तो थाईलैंड से ऑपरेट होंगे या फिर इंदौर में जहाँ इनके हेड ऑफिस है वहाँ से ऑपरेट होंगे। सो यहाँ पे अगर मैं कंपैरेटिव बताऊँ तो थाईलैंड भी लगभग इतना ही बड़ा 60,000 मेट्रिक टन्स का वहाँ पे उनका प्लांट है अभी भी। वहाँ पे करीबन 250 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। राजरतन की चेन्नई वाले प्लांट में केवल 100 लोग काम करने वाले हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे कंपनी का बन रहा है। ठीक है, कम लोगों को लेके ज्यादा काम करना या सेम काम करना, दैट इज एन ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। देन यहाँ पे अभी मैं एक और चीज बताता हूँ, जब भी आप B2B कंपनी का एक एनालिसिस करते हैं, ये बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है। ठीक है, तो आपको एक और चीज देखना चाहिए कि वो जिस प्रोडक्ट का बेसिकली रॉ मटेरियल बनने वाला है उस प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जैसे हमने जब डिवीज लैब का एनालिसिस किया था, वो एक API बनाती है मेडिसिन या फिर बेसिकली दवाइयों के लिए, तो उसका कॉस्ट पर मेडिसिन कितना आता है, मतलब डिवीज के जो प्रोडक्ट्स है उसका कॉस्ट कितना आता है कंपनी के फिनिश प्रोडक्ट्स में। वैसे ही टायर की टोटल कॉस्ट का बीड वायर केवल 2 से 4% ही होता है। ये एक अच्छी बात है, खराब बात है, ये एक अच्छी बात है। कैसे?
आज मान लीजिए केवल 4% ही है मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट है। कल को राज रतन ने बोल दिया भाई यार 100 रुपए से अपन ने रेट बढ़ा दी, 1000 रुपए से स्टील की भाव बढ़ गए तो हमने रेट बढ़ा दी। क्या टायर कंपनी ज़्यादा सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि एक तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ्टी, ठीक है, और स्ट्रेंथ और क्वालिटी। तो राज रतन के कस्टमर कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार उसने 1000 रुपए से बढ़ा दिया, मेरा तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो गया, क्योंकि उसकी टोटल कॉस्ट का ही केवल 2 से 4% ही है। सो दे हैव प्राइसिंग पावर, ठीक है। मेरे 4% से अब मेरा टोटल कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आ जाएगा, 4.4% हो जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से अपने को पता पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इनके पास प्राइसिंग पावर भी आता है। देन यहाँ पे इसमें फिर कंपनी ने बताया कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। एक तो लार्जेस्ट ऑटोमेटिव और टायर हब्स है। लगभग 15 टायर कंपनीज चेन्नई में काम कर रही हैं, और बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज भी है। ओला का जो प्लांट है वो चेन्नई में है, ठीक है। सो इट इज़ अ ग्रोइंग हब। साउथर्न में ही सबसे ज़्यादा टायर के प्लांट्स है, तो दैट्स वाई दे आर एबल टू टॉप इट, ठीक है। तो वहाँ पे एक इनको वहाँ पे इनका है ना बेसिकली फ्रेट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेट कॉस्ट भी इनका कम हो जाएगा। तो बेसिकली जो कस्टमर, इनके बिजनेस में फ्रेट कॉस्ट कस्टमर बियर करता है, तो कस्टमर को जब फ्रेट कम लगेगा तो डेफिनेटली इनसे लेगा। तो वो उस तरीके से भी यहाँ पे काम होगा। यहाँ पे अभी कंपनी ने ये भी बताया कि कितने टाइम में उनका प्लान चालू हो जाएगा, फुल कैपेसिटी कितने टाइम में चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कस्टमर का, इनका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं एमआरएफ के एक प्लांट को माल देता था, अब मैं 3 प्लांट को माल दूंगा। सो दैट इज़ एन एक्सपेंशन, ठीक है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल कैपिटल, कितने टीम मेंबर्स यहाँ पे R&D में काम करते हैं, R&D स्पेंड कितना है, ठीक है। अब इनके बिजनेस में R&D एज सच कुछ है नहीं, ठीक है। बस प्रोडक्ट को मोर रिफाइन करना है। कंपनी की रिसेंट कॉन कॉल में बताया था कि बीड वायर का बेसिकली कोई भी तोड़ आया ही नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। हमेशा एक और चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कभी भी कंपनी का कोई अल्टरनेटिव तो नहीं आ गया, ठीक है। अल्टरनेटिव आती है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर वो बिजनेस ठप होने लग जाता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे वो प्रोडक्ट ही अब खत्म हो गया, उसकी डिमांड ही नहीं रही, ठीक है। सो फॉर एन एग्जांपल, जैसे अभी स्टील में भी कितने तरह तरह के, अभी स्टील वाले लोग प्लास्टिक पे आ गए, प्लास्टिक वाले लोग स्टील पे चले गए, यू हैव अंडरस्टूड, देयर आर मेनी एग्जांपल। स्टील पाइप की जगह प्लास्टिक पाइप्स आ गए, तो स्टील पाइप्स की कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। सो इस तरीके से चलता है। अच्छा, एक गुड ईयर एक टायर कंपनी है, उसके फॉर्मर एमडी या चेयरमैन थे, उन्होंने मैनेजमेंट को बताया था, इनके चेयरमैन को, कि 50 साल तक आपका प्रोडक्ट यहीं पे रहने वाला है, कोई अल्टरनेटिव अभी तक उसका R&D भी स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड देर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑल्सो, ठीक है। ना ही R&D हो रहा है, ना ही उसका कुछ और प्लान है, ठीक है। तो इससे अपने को पता पड़ रहा है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा बेसिकली उसका फ्यूचर विजिबिलिटी है। फिर ह्यूमन कैपिटल के बारे में पता पड़ेगा, कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने वुमेन है। बट मैं ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ। मैं ह्यूमन कैपिटल में केवल एक चीज़ देखता हूँ, मैनेजमेंट कितना साल से है, क्या एक्सपीरियंस लेके आता है, और कितने साल से कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। फिर यहाँ पे नेचुरल कैपिटल है, कंपनी कितना CSR वगैरह करता है, और वो सब चीज़ें आती है, सोशल रिलेशनशिप वगैरह। तो ये है। देन अभी अपन आते हैं, ये जो पूरा एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप एक तो चेयरमैन लेटर पढ़ लो, और क्विक ग्लैंस जो अभी तक अपन ने पढ़ा ना ये पढ़ लो, और MDA पढ़ लो, आपको कंपनी के बारे में पक्का पक्का सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी MDA के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पहले स्टार्ट होता है इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या हो रहा है। फिर वो स्टार्ट करते हैं टायर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। अब अपन जानते हैं, अब अपने को यहाँ से सब कुछ पता पड़ने लग जाएगा, टायर में क्या क्या हो रहा है, इंडिया के टायर में क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग विल गो टू नो। 2020 के अंदर अपने टायर की सेल्स लोअर रही थी, बिकॉज ग्लोबली यहाँ पे प्रॉब्लम रही थी। उसके बाद अगर अपन देखें तो टायर की जो ग्रोथ पेस है, ग्रोथ रेट है, वो 4% रहा है, ठीक है। 2022 से लेकर 2027 तक ग्लोबली टायर कंपनीज 4% से ग्रो करने की उम्मीद है, और यहाँ पे राजरतन प्लान क्या कर रहा है, 20% से ग्रो करने का कर रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे भी रीजंस है, क्योंकि कंपनी अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है, तो इसलिए इसका जो ग्रोथ पेस होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। बट हमेशा देखना चाहिए कि सामने वाली इंडस्ट्री जो मेरी जिसको मैं माल प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कितने उससे ग्रो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल पेंट में ये देखना चाहिए कि रियल एस्टेट सेल्स कितनी तेज़ी से ग्रो हो रही है, ठीक है, न्यू होम्स की सेल्स कितनी तेज़ी से ग्रो हो रही है, ठीक है। देन फिर यहाँ पे एक और चीज़ है, जितने भी ज़्यादा अभी अगर आप देखोगे इंडिया में भी आपने देखा होगा, पहले बहुत कम SUVs हुआ करती थी, आज हर कोई बंदे के पास SUV है, ठीक है। तो SUVs यहाँ पे बढ़ गई है। दूसरा यहाँ पे एक और जो चीज़ है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स भी बढ़ गए और क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल्स भी बढ़ गए। जितना ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स हैवी व्हीकल होगा, उतना ज़्यादा बीड वायर का बेसिकली ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, उतना ही आपको टायर अच्छा लेना पड़ेगा,
ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने देखा है तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो थाईलैंड के बारे में है, थाईलैंड जो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू यहाँ पे इनका मार्केट शेयर है, लगभग 33% का ग्लोबली टायर के अंदर इंडस्ट्री के अंदर मार्केट शेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या है कि टायर इंडस्ट्री जो एशिया में थाईलैंड वाली वो 6.1% की CAGR से ग्रोथ करेगी। इनका एक और जो बेसिकली मार्केट है वियतनाम, वहाँ पे लगभग 7.3% से ग्रो करेंगे। ठीक है, फिर अभी अपन बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में अभी तक अपन ने जो ग्रोथ रही है वो 9% के आसपास रही है, और अभी जो अपनी ग्रोथ रेट रहेगी वो 13 to 15% रहेगी। आपने अभी तक ये देख लिया कि टायर्स के अंदर किसी की भी ग्रोथ 20% की नहीं रही थी। राज रतन की लास्ट 5 साल की ग्रोथ लगभग 20% CAGR के आसपास बैठती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वो 20% तो गाइड कर रहे हैं और पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो दे हैव डन एंड दे विल डन अगेन। तो इनकी जो ग्रोथ रेट है वो टायर इंडस्ट्री से ज़्यादा है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये मार्केट शेयर ग्रैब करते जा रहे हैं, और इनने इतना 3 गुना कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के बाद ये एकदम वायबल है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आपको कैसे डॉट्स को कनेक्ट करना है, किसको किससे मैच करना है, आपको यहाँ देखना पड़ेगा। देन अगर अपन देखें तो 80% ऑफ द बीड वायर डिमांड इन द कंट्रीज मेट बाय डोमेस्टिक प्लेयर्स ऑल्सो। तो आपको पता पड़ गया कि यहाँ पे कितना यहाँ पे बेसिकली डोमेस्टिक डिपेंडेंस है, और कंपनी खुद भी ये बोल रहा है सून यहाँ पे जो है ये 100% हो जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा अपन चाइना को समझेंगे ना तो अपने पता पड़ेगा। चाइना ने क्या किया, डाउनस्ट्रीम स्टील प्रोडक्ट्स पे, बीड वायर या फिर स्टील वायर्स पे, है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो एक्सपोर्ट का इनको रिबेट मिलता था वो खत्म कर दिया। उसके कारण क्या हुआ, चाइना का जो प्रोडक्ट है वो अब इतना सस्ता नहीं रहा ग्लोबल मार्केट में। इवन राज रतन के केस में तो कैसा है कि राज रतन चाइना के स्टील वायर बीड वायर से 10% सस्ता दे देता है, थाईलैंड में भी और इंडिया में भी। इनवन इनकी अभी ये हालत है, इनने अपने बताया था कि जो OEM टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं अब इंडिया में, वो लोग बेसिकली चाइना से खरीद रहे हैं जिनको बेसिकली राज रतन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। बेसिकली फोर्सफुल इंपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि राज रतन के पास इतना अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, और राज रतन का फोकस रहा है जहां है वहां के लोगों को दे। ठीक है, तो दे हैव सेड कि मतलब है ना, बहुत सारे कुछ हैंडफुल ऑफ टायर कंपनीज है जिनको अभी भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उनकी बेसिकली ज़रूरत हो चुकी है। ठीक है, उनको मज़ा नहीं आ रहा है, काइंड ऑफ वैसा है। तो ये चीज़ें हैं। देन फिर अगर अपन आउटलुक देखें तो कितना आउटलुक है, तो डोमेस्टिक प्लेयर्स का कितना आउटलुक है, ग्रोथ रेवेन्यू कितना है। अच्छा, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी देखने चाहिए इंडस्ट्री के लिए भी, और मेरी जो मैं जिसको सप्लाई कर रहा हूँ उसके लिए भी। तो गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिव स्कीम निकाली थी, PLI स्कीम वगैरह निकाली थी। ठीक है, तो वो सारे प्लान थे। देन फिर गवर्नमेंट ने अपने बेसिकली टायर के बेसिकली इंपोर्ट पे भी बैन लगा रखा है। ठीक है, तो वो है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, लगभग 20,500 करोड़ का लगभग कैपेक्स है। BN के जो इनके एक एनालिस्ट है उसके हिसाब से जो टायर कंपनीज का कैपेक्स प्लान है वो 20,500 करोड़ का है, लगभग 3 से 4 साल का। वहीं पर राज रतन ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बोला 5,000 करोड़ का बेसिकली कैपेक्स प्लान हो रहा है। तो वो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी टायर कंपनी कितना कितना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। सो अगर टायर कंपनीज ग्रो कर रही हैं तो बेसिकली राज रतन भी ग्रो करेगा। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से अगेन कि कनेक्टिंग डॉट्स कैसे आपको बनाने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने अपने ओवरव्यू में क्या क्या बताया है, कितना कैपेसिटी था, कितना एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको पता पड़ गया। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, डिक्लाइनिंग इंपोर्ट्स, जो बेसिकली अपना इंपोर्ट का बैन है, जून 2020 में बैन लगा दिया था। डिमांड यहाँ पे बढ़ती आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ है, इनकी जो डिमांड आती है ना बेसिकली टायर्स के टायर्स की जो डिमांड है, तो टायर में अपने को अभी एक और चीज़ आपने सोचा होगा यार, टायर की जो मेन इंडस्ट्री है जिसको वो सप्लाई करती है वो कौन सी, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल तो बेसिकली खराब चल रही थी, फिर टायर वाले ग्रो कैसे हुए। 70% टायर बेसिकली रिप्लेसमेंट टायर सेल्स होती है। ठीक है, OEM सेल्स केवल मतलब मेन गाड़ी में जब पहली बार लगता है वो जो सेल्स है वो केवल 30% है, 70% सेल्स टायर की रिप्लेसमेंट होती है। इसलिए इनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या सेमीकंडक्टर से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, केवल 30% ही सेल्स अफेक्ट हुआ है, बाकी 70% जो रिप्लेसमेंट टायर है वो बेसिकली वो नहीं हुआ है। इसमें एक और चीज़ ऐसी है कि अब गाड़ियाँ इतनी बिकी नहीं थी या गाड़ियों की इतनी डिमांड बेसिकली लो थी, तो क्या हुआ, लोगों ने गाड़ियाँ बदली नहीं है। अब लोग अगर कोई 10 साल से गाड़ी चला रहा है तो वो गाड़ी अगर बदलने का नहीं सोच रहा है तो वो क्या बदलेगा। सबसे पहली चीज़ जो क्या खराब होती है जनरली एक आदमी के केस में, या तो बैटरी खराब होती है फिर टायर। तो रिप्लेसमेंट टायर की डिमांड भी इसलिए बढ़ गई है लास्ट 2-3 सालों में, बिकॉज यहाँ पे अपने OEM सेल्स कम हो गई है। सो जस्ट आप इसको इंडस्ट्री का भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 57,000 करोड़ की PLI स्कीम थी। फेम टू पॉलिसी कंपनी ने बेसिकली गवर्नमेंट ने बेसिकली अनाउंस करी थी, फिर EV के लिए पॉलिसी वगैरह थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। देन यहाँ पे ग्रीन टैक्स है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भी है। कल को अगर व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आती है
तो रिप्लेसमेंट सेल्स पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, बट उतना ही ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट इनको बेसिकली OEM सेल से आ जाएगा। फिर जो मैंने रिबेट की बात करी थी वो है यहाँ पे। फिर FDI फ्लोज वगैरह भी काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। देन यहाँ पे एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो है कॉम्पिटिटर्स का फेलियर। अच्छा, कैसे हुआ है? अभी आपको ये लगा होगा कि कहीं पे अगर आपको ये लग रहा है कि ये बीड वायर बनाना बहुत ईजी काम है, तो ऐसा नहीं है। क्या बीड वायर का बिजनेस करना भी एक ईजी काम है? मतलब लिया स्टील और बेच दिया, मार्जिन कमा लिया, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ठीक है, कुछ सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, इंडस्ट्री का कॉस्ट पास ऑन करना। एकदम से अगर स्टील प्राइस शूट अप हो गए, मैंने मेरे अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट को पास ऑन नहीं किया, तो आई विल गो इनटू लॉस। दिस इज द मेन रीजन वाई मोस्ट ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्टील प्रोडक्ट्स कंपनी फेल। तो इनका एक, तो यहाँ पे वो कंपनी फिर इसलिए फेल हो जाती है ना। तो अभी एक कंपनी इंडिया के अंदर फेल हो गई जिसका नाम था राजडा स्टील्स। ठीक है, वो फेल हो गई, डाउनस्ट्रीम स्टील प्रोडक्ट कंपनी थी। अब इसके कारण अगर अपने एक और इनका क्या हुआ, यूरोप में इनकी एक जेवी पार्टनर थी पुरानी, वो फेल हो गई। ठीक है, वो कंपनी इसलिए फेल हो गई बिकॉज ऑफ कॉस्ट चैलेंजेस। कॉस्ट मेंटेन करना इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील प्राइस की वोलेटिलिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाइना की स्टील बीड वायर कंपनीज इसलिए फेल हो गई बिकॉज यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी चली गई। डिपेंडेंसी ऑन द एक्सपोर्ट ड्यूटी, कहाँ पे कितना बेनिफिट मिल रहा है। जैसे अभी राज रतन का भी अगर आप बिजनेस देखोगे, इनको थाईलैंड में टायर कंपनीज को बेनिफिट मिलता है टैक्स का, इंडिया में अभी अपने को बेनिफिट मिला हुआ है टैक्स का। ठीक है, इसके कारण राज रतन भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो रहा है। राज रतन की खुद की परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेसिकली कहीं ना कहीं आप देखोगे तो टैक्स और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी है जो काम कर रही है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। कल को मान लीजिए अगर अपन ने ये देख लिया कि कोई इम्पोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी हट गई कर गई, तो उसका इम्पैक्ट राजस्थान पे फिर आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। कल को मान लीजिए चाइना ने अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो बेसिकली एक्सपोर्ट रिबेट था वो कल को वापस लगा दिया और बेनिफिट दे दिया, तो वापस से वो प्रोडक्ट इनकी डिमांड को हर्ट कर देगा। ठीक है, तो वो भी एक चीज़ देखनी चाहिए। तो कुछ यहाँ पे कंपटीशन फेल्स हुए थे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे सप्लाई नहीं कर पाए थे, तो वो एग्जांपल्स भी हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर भी चैलेंजेस हैं, बट राज रतन ने वो चैलेंजेस को भी पूरा किया है। ठीक है, देन यहाँ पे एक और है ना, एक लास्ट पार्ट आता है, वो है फाइनेंशियल ओवरव्यू, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। अपन ने लगभग सारे रेशोज देखे ही थे किस तरीके से काम हुए। अब इनके पीछे रीजन फॉर चेंज भी कंपनी ने दे रखा है। सो यू कैन सी इंक्रीज इन ऑल पैरामीटर्स। ठीक है, देन फिर यहाँ पे मैंने चेन्नई का पोर्ट के बारे में तो आपको बता ही दिया था क्या चल रहा है। सो ये एक अभी एमडी एनालिसिस था जो अपन ने किया। अभी आपको इस पूरे एनालिसिस से सब कुछ समझ में आ गया होगा। दो चीज़ें पढ़ी अभी तक अपन ने, एक तो वो कैपिटल वाला पार्ट पढ़ा, ठीक है, जो बेसिकली इंटेलेक्ट कैपिटल, फिर मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, फिर अपन ने पढ़ा एमडीए। अब ये इसके कारण अपना लगभग लगभग सारा काम सिंपल हो चुका है। अब यहाँ पे बोर्ड रिपोर्ट है, बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको क्विकली गो थ्रू करूंगा। शेयर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व वगैरह कितना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कितना है, सब्सिडरी कंपनी का क्या काम है क्या नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखने का। हमेशा सब्सिडरी कंपनीज या फिर ग्रुप कंपनीज में एक चीज़ देखने का कि कितना उनका मार्केट शेयर होल्डिंग कितना है, होल्डिंग कंपनी का शेयर होल्डिंग कितना है। फॉर एन एग्जाम्पल क्या होता है, मान लीजिए मेरा एक मेरी सब्सिडरी है, उसमें मेरा 51% स्टेक है, बट 49% स्टेक मेरे एक प्रमोटर का है। ठीक है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो क्या होगा, कंपनी हमेशा चाहेगा कि सब्सिडरी को बेनिफिट मिले, क्योंकि अगर सब्सिडरी को बेनिफिट जाए तो इनडायरेक्टली प्रमोटर को बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, 49% तो प्रमोटर का है ना, तो वो है। हमेशा मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि मेरी जितनी भी ग्रुप कंपनीज हो, जो मेरी सब्सिडरीज हैं, एटलीस्ट वो मेरी होली ओन सब्सिडरीज हो, वहाँ पे मेरा 100% शेयर हो। ठीक है, राज रतन के केस में वैसा ही है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये बोर्ड रिपोर्ट थी जहाँ पे आपको और थोड़ी डिटेल मिलेगी, बट देयर इज नथिंग मच इन दैट। ठीक है, अभी एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी पता पड़ जाएगा, तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह भी देख सकते हो। इसके अंदर क्या है, थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, स्मॉल कैप कंपनी तो यहाँ पे है नहीं, प्रमोटर का स्टेक 65% है। देन म्यूचुअल फंड्स वगैरह का थोड़ा बहुत स्टेक है, तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, बहुत बहुत कम है। अगर आप देखोगे तो, अगर आप देखोगे पब्लिक शेयर होल्डर 23% स्टेक होल्ड करता है। ठीक है, सो जनरली ये क्राइटेरिया मैंने भी पहले डिस्कस किया था, जहाँ पे भी रिटेल शेयर होल्डिंग एकदम से बढ़ने लगे तो आप समझ जाना कि वहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन आते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट में आपको क्या देखना होता है, यहाँ पे आपको देखना होता है एक तो यहाँ पे की ऑडिट मैटर। ठीक है, की ऑडिट मैटर और बेसिस ऑफ ओपिनियन। यहाँ पे हमेशा दो तीन तरह के ओपिनियंस होते हैं, हमेशा अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही सही माना जाता है, बाकी एक डिस्क्लेमर और एक मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। अगर ऑडिटर को कुछ कंसर्न होता है तो वो
ठीक है। देन देयर इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट ऑन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जहाँ से आपको पता पड़ेगा कि कंप्लायंस वगैरह पार्ट हुआ है नहीं हुआ। फिर एक कॉर्पोरेट जो कंपनी की एक और रिपोर्ट आती है वो है CS की भी एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, सेक्रेटरियल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। वहाँ से भी आपको कंप्लायंसेस के बारे में पता पड़ेगा, कंपनी ने कुछ नॉन कंप्लायंस किया है नहीं किया, वो यहाँ पे आपको पता पड़ेगा। देन यहाँ पे एक एम्फेसिस ऑफ मैटर और एक अदर मैटर पैराग्राफ होता है, वो भी यहाँ पे अपन देख सकते हैं। आई थिंक इसमें शायद कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर में क्या होता है कि कंपनी कुछ ना कुछ, ऑडिटर एक ऐसा चीज बताता है जिसके कारण उनका ओपिनियन तो नहीं बदला है, बट उसको लग रहा है कि यार वो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए। इसमें जनरली हो सकता है कि किसी कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, डायरेक्टर ने कोई घपला कर दिया, ठीक है। मान लीजिए डायरेक्टर ने घपला किया 2-3 करोड़ का, ठीक है, उसका ओवरऑल इंपैक्ट नहीं है, उसके कारण बिजनेस पे इतना इंपैक्ट नहीं है, बट शेयर होल्डर को बताना चाहिए, तो वहां पे वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज होती है। अच्छा, फिनेंशियल अभी एनालिसिस की बात करते हैं, अब अपन बैलेंस शीट पे आ गए हैं, ठीक है। तो आई विल टेक यू थ्रू टू इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अभी इसमें आपको एक चीज़ दिखेगी, मैं आपको वो बताता हूँ। मेरे को भी सब जब मैंने पढ़ा तो मेरे को एक प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया? देखो, बैलेंस शीट के एनालिसिस में हमेशा दो चीज़ें देखनी है, इन्वेंट्री, ठीक है, दूसरा अपन को देखना है डेटर्स, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज, ये दो देखना है। अगर आप देखोगे दोनों ही बड़े हैं, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है क्यों बड़े हैं। अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ गया कि वर्किंग कैपिटल डेज तो कम हो रहे हैं, और ये क्यों बड़े हैं फिर, ठीक है। तो अब अपने को इसको वापस रीचेक कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, रीवेरीफाई कैसे करना है, तो वो मैं अब आपको नीचे बताऊंगा कि ये जो दोनों इनका एजिंग है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री का, वो 6 महीने से कम ही है, ठीक है। बेसिकली कंपनी का बिजनेस बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे ये ज्यादा हो चुका है, सेल्स बढ़ गई इसलिए रिसीवेबल्स भी बढ़ गए हैं, और कुछ नहीं है। हमेशा एक और चीज देखने का, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, ठीक है। कंपनी लगभग 300 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान कर रही है, तो उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे CWIP में कितना खड़ा है वो आपको पता पड़ेगा। तो इससे आपको पता पड़ेगा कितना प्लांट इन बेसिकली प्रोसेस है, ठीक है। PPE में कितना पड़ा है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ये मेन आपका मशीनरी वगैरह पार्ट होता है। इनटेंजिबल एसेट में और गुडविल में अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो वो फिर एक प्रॉब्लम हो जाता है। हमें अपन ने स्टार्टअप की बैलेंस शीट्स में देखा है कि उनकी मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट 50% ऑफ द बैलेंस शीट टोटल मेरा इंटेंजिबल है। अब इंटेंजिबल एसेट में क्या प्रॉब्लम होता है, उसका कोई वैल्यूएशन कुछ खास होता नहीं है, अंडरलाइंग एसेट कुछ है नहीं। अभी मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, किंगफिशर का ट्रेडमार्क भी SBI को गिरवी रख के लोन लिया गया था। आज किंगफिशर के ट्रेडमार्क की कोई वैल्यू है क्या? नहीं। दैट्स वाई एक इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कभी भी इरोड हो सकती है, और उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन या फिर करने के भी बेसिकली तरीके होते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स कम होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली मेरा जो असेट रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट टोटल बैलेंस शीट का कितना है वो भी देखना चाहिए। बहुत सारी बैलेंस शीट का 50-50 60-60% पार्ट इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स में अटका हुआ है, तो देन इट मेक्स नो सेंस टू डू द बिजनेस। आज राज रतन का लगभग 30% पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एक PP में लगा हुआ है, ठीक है। फिर आपको ये भी पता पड़ेगा। देन कंपनी की एक और चीज़ यहाँ पे देखनी चाहिए, एडवांसेस। किसी को मैंने एडवांस दे रखा है क्या? अभी अगर आप देखोगे तो राज रतन ने किसी को एडवांस तो नहीं दे रखा है, एक दो इनने एडवांस दे रखे थे। इनने कैपेक्स के लिए एक ग्रुप एंटिटी को भी एडवांस दे रखा है, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है अभी। आई थिंक वो शायद कंसोलिडेटेड में या फिर किसी और सब अकाउंट में है, ठीक है। तो वो देखना चाहिए। अच्छा, लाइबिलिटी फ्रंट में जब अपन आते हैं तो क्या देखना चाहिए, बोरोइंग्स कितनी बड़ी है, फिनेंशियल लाइबिलिटीज कितनी बड़ी है, कॉन्करेंट करंट और नॉन करंट देखनी चाहिए। दूसरा, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज भी देखनी चाहिए। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, बैलेंस शीट में आई तो नहीं है, बट हो सकता है आने वाले समय में मेरी वो लाइबिलिटी बन जाए। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, अगर वो कोर्ट में मैं हार गया तो मेरी लाइबिलिटी कितनी खड़ी हो जाएगी, हमेशा वो देखना चाहिए। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज का भी डिस्क्लोजर होता है, वो आप देख सकते हैं, बट इस केस में पर्टिकुलरली राज रतन के केस में वो इतना है नहीं। जनरली कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज में अगर आपको नॉर्मल केस मिलता है टैक्स वगैरह का, GST वगैरह का, तो इतना इंपैक्ट नहीं है, बट वहाँ पे अमाउंट जरूर देखिएगा कि वो अमाउंट एज अ टोटल बैलेंस शीट या फिर टोटल रेवेन्यू कितना होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें देखनी थी जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगती है। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल डेज या फिर कैश कन्वर्जन डेज कितने इंपॉर्टेंट है। देन रेवेन्यू फ्रंट पे भी अपन लगभग क्या देखता हूँ, उसमें तो इतना नहीं होता, PNL में इतना ज़्यादा मेरे को एनालिसिस यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है जो आपने करना चाहिए। मोस्टली यहाँ पे आप वो देख सकते हो कि कितना मेरा अदर कॉस्ट क्या है, मैंने अदर कॉस्ट क्या बियर करी है, उससे थोड़ा बहुत आप इनकी जब अकाउंट्स देखोगे, सब अकाउंट्स तो आपको पता पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अभी मैं आपको एक कैश फ्लो का एनालिसिस भी बताऊंगा, बट अपन वो कंसोलिडेटेड लेवल पे करेंगे। जस्ट आपको क्विकली मैं एक और चीज़ गो थ्रू करा देता हूँ। यहाँ पे आप एक और चीज़ क्या देख सकते हो कि मेरी किस तरह की एसेट्स है, ठीक है, कि मेरे PP प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या आता है, मेरा लैंड का क्या है। जैसे अभी इनने अपने लैंड के बारे में डिटेल्स दी है, कितना लैंड है, कितना फ्री होल्ड है, कितना लीज होल्ड है, ठीक है, तो वो आपको पता पड़ेगा। जैसे जो चेन्नई का प्लांट है वो इनका खुद के लैंड पे बन रहा है, ठीक है।
सो इन्होंने एक्वायर किया है। लीज़ बेसिकली लॉन्ग टर्म लीज़ है आई थिंक शायद वो, तो ये है वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, इन्वेंट्रीज़ में अभी अपने मैं आपको बताया था कि इन्वेंट्रीज़ में अपने को देखना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ट्रेड रिसीवेबल्स का ये 6 महीने का वो है, कितना एजिंग है। अगर आप देखोगे ऐसा कितना पैसा है जो 6 महीने से ज़्यादा डेटर से ये लोग मांगते हैं, ठीक है। तो वो मोस्ट ऑफ द पैसा यहाँ पे जो है इनका 6 महीने, मतलब देखोगे ना तो बहुत कम है, 6 महीने से ज़्यादा का कोई ड्यू नहीं है। जनरली अगर किसी ने बहुत टाइम से पैसा नहीं चुकाया तो आप समझ गए होंगे कि वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। वैसे ही इन्वेंट्रीज के अंदर भी है, इन्वेंट्रीज के अंदर भी जो एजिंग है वो बहुत बहुत कम है, ठीक है। फिर एक और जो पार्ट मेरे को अच्छा लगता है वो होता है फिनेंशियल असेट्स वाला, ठीक है। फिनेंशियल असेट्स और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी देखनी चाहिए। फिनेंशियल असेट्स में आपको पता पड़ेगा कंपनी ने कहाँ कहाँ पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया है, ठीक है। उसके बाद एक आता है बोरोइंग्स, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बोरोइंग्स कहाँ कहाँ से कर रखी है, कितने रुपए पे कर रखी है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत जगह आपको ये भी मिलेगा सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, मेरा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 1% से तो मेरा कॉस्ट पे कितना इंपैक्ट आएगा, बिकॉज अभी राइजिंग इंटरेस्ट रेट है तो वी हैव टू चेक। आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सिंस इनका बोरिंग बहुत कम है तो वो इतना अपने को मायने नहीं रखता है, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें होती है। फिर आप कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ वगैरह वो सब चीज़ें देख लीजिएगा। तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट हाउ यू डू अ बैलेंस शीट एनालिसिस, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अदर एक्सपेंसेस में अपने को देखनी चाहिए किस तरह के खर्चे डाले हैं, ठीक है। बहुत बार अदर तरह की चीज़ें भी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे कंपनी ने एक और डिस्क्लोजर दिया कि क्रिप्टो है या नहीं है, तो कंपनी के पास कोई क्रिप्टो नहीं है और ना ही कभी ट्रेड किया है। तो वो एक चीज़ है जो आप देख सकते हैं। इंडिया में तो हाल फिलहाल किसी ने नहीं किया है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को कितना पेमेंट होता है, अगर कभी भी आप ये देखिए कि बिजनेस डाउन टर्न है फिर भी ऑडिटर को पैसा बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरा बिजनेस तो इतना एक्सपैंड ही नहीं कर रहा जितना मेरा ऑडिटर का फीस एक्सपैंड करता जा रहा है, ठीक है। तो ऑडिटर का फीस ज़्यादा कब होता है, जनरली जब बेसिकली आपको उससे कुछ बेनिफिट लेना हो या फिर आपको उससे मतलब कुछ छुपा रहे हो आप, ठीक है, काइंड ऑफ। तो वो चीज़ें हो जाती है। देन यहाँ पे आप एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह देख सकते हो, कितना शेयर और वो ईसॉप वगैरह का कॉस्ट वगैरह आपको आएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में आप रिलेटेड पार्टीज देखिए किसके साथ कितना क्या क्या किया है, तो वो देखिए। फॉर एन एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, इन लोग ने ना, एक तो अभी ये रिलेटेड पार्टीज के साथ क्या क्या काम करते हैं, तो इन लोग ने क्या क्या कर रखा है, एक तो लोन ले रखा है, लोन दे रखा है। दूसरा यहाँ पे इनने कैपिटल एडवांस दे रखा है एक रिलेटेड पार्टी को, जो डायरेक्टर जहाँ पे बेसिकली वो है। तो बेसिकली क्या किया है, डायरेक्टर की एक एंटिटी को इनने चेन्नई के प्लांट का डेवलपमेंट का वो दे रखा है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए इनने कैपिटल एडवांस दे रखा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या क्या दे रखा है, राज रतन के साथ रिसोर्सेज जो इनकी होल्डिंग कंपनी है उसके साथ क्या दे रखा है, इंटरेस्ट कितना ले रखा है, अनसिक्योर्ड लोन रिसीव्ड, रेम्यूनरेशन गिवन, ठीक है। फिर यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी आती है। तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या है। जो मैं आपको बता रहा था एडवांस के बारे में, वो एडवांस है लगभग लगभग बेसिकली 1 करोड़ का एडवांस दे रखा है एक इनकी जो बेसिकली रिलेटेड कंपनी है उसको, ठीक है। तो एक कैपिटल एडवांस है। बट ओवरऑल यहाँ पे कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स मैंने जितने देखे, वो कोई भी ट्रांजेक्शन्स अनयूजुअल बिजनेस रिलेटेड नहीं थे। सारे जो ट्रांजेक्शन थे मोस्टली यूजुअल ऑफ द बिजनेस नेचर थे और उनके कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस हैं नहीं, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिकली एनालिसिस बैलेंस शीट्स पर पढ़ के ही आएगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अडानी ग्रीन के अंदर जो टोटल पार्ट, जो टोटल रेवेन्यू का है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू बहुत बहुत आई है। आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट फिगर बट इट्स अराउंड 50%, ठीक है। तो वहाँ पे अपने को फिर प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा सारा काम ही बैलेंस शीट्स में। अच्छा, रिलेटेड पार्टी के थ्रू कैसे पैसा घुमाया जा सकता है, मैं बताता हूँ। क्या करती है कंपनीज, कंपनीज क्या करती है, होल्डिंग कंपनी में बेसिकली सेल्स ज़्यादा दिखा दी, ठीक है, सेल्स दिखा दी, और वो प्रोडक्ट बेच किसको रहा है, वो बेसिकली एक है ना एसोसिएट कंपनी को बेच रहा है, ठीक है। और वो एसोसिएट कंपनी किसी और ग्रुप कंपनी को बेच रहा है, वो ग्रुप कंपनी किसी और को बेच रहा है, बेसिकली एक ही माल को बार बार घुमा घुमा के सबकी सेल्स इन्फ्लेट कर दी। तो क्या होता है, जनरली स्मॉल कैप कंपनीज में क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इतना नहीं देखा जाता, बट जैसी सेल्स मेरी अगर बढ़ती गई तो फिर बहुत वो है ना, मतलब फिर वो इन्फ्लेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उसका शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आता है। बट जनरली एक अच्छी बात ये इंडिया के अकाउंटिंग लॉज में, आप सब्सिडरीज के साथ, अगर आप होली ओन सब्सिडरीज के साथ जब बिजनेस करते हो तो सब बेसिकली हट जाता है, ठीक है। इस तरह की अगर आप राउंड ट्रिपिंग करते हो तो सब हटानी पड़ती है आपको जब आप कंसोलिडेट करते हो। बट जब आप एसोसिएट कंपनीज के साथ करते हो तो वो बेसिकली एड अप होती जाती है। मान लीजिए मेरी बेसिकली वो, मैंने एक एसोसिएट कंपनी को माल बेचा, वो एसोसिएट कंपनी मार्केट में किसी और को बेचती है, ये एसोसिएट कंपनी बेचती ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस बार धंधा कम था, स्टील प्राइस डाउन हो गए, डिमांड कम थी, मैंने एक एसोसिएट कंपनी को माल बेच दिया, दिखा दिया एक एंट्री,
ठीक है, तो मेरा रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, बट एक्चुअल में एसोसिएट कंपनी ने वो शायद माल बेचा ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं। सो ऑलवेज ऑलवेज लुक फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक्स, जो हम लोग बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। हमने अभी ब्राइटकॉम का किया था, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आ गई है। यहाँ पे एक वापस से जो मैं कैश फ्लो का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट रेशो है, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 80 to 120% आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से आना चाहिए, ठीक है। अभी मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर है लगभग 12,000 लैक्स। मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना है वो मेरे को हमेशा देखना चाहिए, वो मेरा 80 to 120% के आसपास आना चाहिए, वो है इस कंपनी के केस में है। अच्छा, 80% से अगर कम मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, तो इसका मतलब क्या है, मैं मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कैश फ्लो में अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। देन ऑलवेज लुक फॉर द 120% वाला से भी ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर मेरा 120% से ज़्यादा है तो मतलब कुछ अनयूजुअल हुआ है बिजनेस में, कुछ पुराने डेटर्स ने एक साथ पैसा दे दिया है, या कोई मेरी पुरानी लाइबिलिटी जो मैंने वेव ऑफ कर दी है, तो वो एकदम से क्या होता है, कैश फ्लोज आपको एकदम से थोड़े इन्फ्लेटेड लगेंगे उस पर्टिकुलर साल के लिए, अनयूजुअल बिजनेस एक्टिविटी है। तो 80 to 120% ऑफ माई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शुड बी माई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, दैट्स एन इंपॉर्टेंट रेशो। इबिटा के लिए रेशो क्या होता है, लगभग 50-60% आपका बेसिकली ऑफ इबिटा शुड बी माई वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो वो एक बेसिकली होता है, जनरली एक देखा गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे है ना वो कर सकते हो। तो ये एक रेशोज थे जो मेरे को लगा, जो एक बहुत बेसिक रेशोज है। फिनेंशियल्स तो एनालिसिस जब जितना आप ज़्यादा करते जाओगे ना, उतना आपको पता पड़ता जाएगा, ठीक है। तो ROE ROC अपन ने देखा था कंपनी का किस तरीके से था, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स वगैरह। तो दिस ऑल हैपन्स टू बी द एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस। ये अभी तक अपन ने एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस कर लिया। इसका समरी वर्जन क्या होता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे आपको शुरू के 2 टॉपिक्स मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल वाला, बिजनेस क्या है और क्या करने वाले हैं, कितना मेरा रेवेन्यू है, कितना मेरा प्रॉफिट है, वो आपको मिलता है। जनरली वो कंपनीज रिलीज करती है, राज रतन भी करता है, तो वो आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैनेजमेंट का क्या कहना है वो भी आ जाता है। तो जनरली किसी को पूरा एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ना है, तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इज अ 30 पेजर रिपोर्ट, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये सब चीज़ें हो गई, एक एक पार्ट ऑफ एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब अपन देखते हैं कि अपन ने इंडस्ट्री भी समझ लिया, बिजनेस भी समझ लिया, लगभग सारी चीज़ें समझ ली, ठीक है। अब थोड़ा कंपटीशन की भी बात करेंगे, और थोड़ा बहुत अब एक जो इनकी रिसर्च रिपोर्ट आई थी BNK की, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट थी, वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। हम लोग ने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाली थी, और इस वीडियो के एंड में ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह आपको वहाँ पर अटैच भी कर दी जाएंगी। तो अभी यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंटल बिजनेस फ्रॉम री इन्वेस्टमेंट कैपिटल, और उसका ROC कितना होगा, जितना ही कैपिटल एक्सपेंशन कर रहे हैं उसका जो एक्सपेक्टेड ROC है वो है करीबन 22%। कितने साल में पैसा वो रिकवर हो जाएगा, जितना इनने इन्वेस्टमेंट किया है वो है 5 साल, ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द गुड थिंग्स यू शुड ऑलवेज नो, ठीक है। और मेरा अभी जो बेसिकली एक और जो एक्सपेक्टेड है थाईलैंड वाला प्लांट, उसका जो मेरा पेबैक पीरियड है वो 3 साल का है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी, ये वन ऑफ माई इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, क्या होता है इस कंपनी में भी, और हर कंपनी में भी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एक पार्ट ऑफ डाउन टाउन आता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल के केस में अभी करंट चल रहा है, ठीक है। हमेशा ये देखना चाहिए कि कंपनी जब धंधा डाउन हो जाता है तो वो कैसा परफॉर्म कर रही है। दैट्स द रियल टेस्ट ऑफ लिटमस टेस्ट होता है। तब आपको पता पड़ता है कि कितना मतलब कौन ज़्यादा एक्सपीरियंसड है और कौन केवल केवल स्टोरीफाइड स्टॉक्स ही थे, ठीक है। तो वहाँ से अपने को पता पड़ता है। अब ये राजरतन के जो एनालिस्ट थे BN के, उन्होंने एक बहुत मस्त एनालिसिस किया है। वो है 2 साल को कंपेयर किया, FY21 और FY13, जब यहाँ पे टायर कंपनीज को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, इंक्लूडिंग राजरतन, वो उस 2 साल को कंपेयर किया है, ठीक है। आज से 10 साल पहले मेरे जब इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आया था तो मैं कैसा था और आज कैसा हूँ, तो उससे पता पड़ता है कि मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो इफ़ यू गो थ्रू दिस, आपको पड़ेगा कि यहाँ पे सभी जगह कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर रही है। कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गया है, EBITDA मार्जिन बढ़ गया है, PBT बढ़ गया है, ROC बढ़ गया है, ROE बढ़ गया है। सो दिस लेट्स यू नो कि कंपनी ने परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया। एक और चीज़ बताता हूँ, ब्रेक इवन कैपेसिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है। कितना % मेरे को माल बनाना पड़ेगा जब जाके मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन और मेरा EBITDA लेवल पे जो बेसिकली पॉजिटिविटी आ जाए, ठीक है। EBITDA लेवल पे पॉजिटिव आने के लिए मेरे को कितना % माल बनाना पड़ेगा। राजरतन के केस में केवल 32% ही है। कल को मेरी सेल्स, आज जो मेरी 90% सेल्स है, 90% मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, 60% भी गायब हो जाता है तो मैं EBITDA लेवल पे बेसिकली प्रॉफिटेबल होऊंगा, ठीक है। सो दैट मीन्स अ ब्रेक इवन कैपेसिटी का आपको यहाँ पे एनालिसिस पता पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, ब्रेक इवन कैपेसिटी बेसिकली पैट पे भी की जाती है, ठीक है, तो वो भी आपको पता पड़ेगा। तो इससे क्या पता पड़ रहा है, ब्रेक इवन कैपेसिटी जितना कम होगा ना,
उससे पता पड़ेगा कि बिजनेस मतलब खराब हुआ तो प्रॉफिट लॉस में तो नहीं चली जाएगी ना, तो वो एक चीज़ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, FY 21 में कंपनी का प्रॉफिटेबल था। ठीक है, फिर इनका जो बिजनेस मॉडल है, अभी तक आपने क्या समझा है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर डिक्लाइन हो रहा है। कैसे, अपन ने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे है ना बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आउट हो गए। ठीक है, हाई एंट्री बैरियर मैंने आपको बता ही दिया था। कॉस्ट लीडरशिप जो है कंपनी का, मैं चाइना फैक्टर बताया, फिर जिस तरीके से इनने अपना इनोवेट किया, इनने बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स किए। स्टिकी कस्टमर्स 83% ऑफ द 5 years। देन फोकस्ड बिजनेस, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है और ये कोई बनाता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब ये इनका ओवरऑल CAGR ग्रोथ था जो अभी तक आया है, और एक्सपेक्टेड कितना है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो 25% का CAGR ग्रोथ है। आई थिंक मैंने शायद आपको बोला था कि लास्ट 5 साल में राज रतन ने 20% ग्रोथ अचीव किया था, बट वॉल्यूम टर्म्स में जो है वो 9% का ही CAGR ग्रोथ है। मार्केट लीडरशिप इन इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ा आपने वो जान लेना चाहिए। टाटा स्टील का कितना है, बेसिकली अगर आप देखोगे ना, इनके बिजनेस का एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। हमेशा ऑलवेज नो, आई टेल यू वन थिंग ऑल्सो, कॉन्सेप्ट है, you should know your thesis and you should much more better know your antithesis also. So basically keep your thesis close but keep your antithesis closer. अगर आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है तो ऑलवेज ट्राई टू नो कि इस कंपनी में क्या क्या खराब है। अच्छी बातें से ज़्यादा फिर आप ये सोचो कि खराब क्या क्या है। उन लोगों से बात करो जो ये बोल रहे हैं कि इस कंपनी में खराब है। ठीक है, उन लोगों की सुनो। अगर आप रिलायंस में बुलिश हो तो आप ये देखो कि JP मॉर्गन क्यों बेयरिश है, वाई रेदर देन सीइंग द ब्रोकरेज टारगेट्स। ठीक है, मैंने राज रतन की जब ये रिपोर्ट पढ़ी, मैंने टारगेट देखा ही नहीं कि BNK ने उसका क्या टारगेट दे रखा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको भी पता है ब्रोकरेज टारगेट्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या होता है, हमने बोरोड कन्विक्शन की वीडियो में भी बताया था। बात करेंगे इंडिया में लीडरशिप कैसा है, तो क्या है कि अभी आराध्या स्टील है और अदर प्लेयर्स है वो बहुत कम है। आरती स्टील भी बहुत छोटा प्लेयर है। टाटा स्टील एक बड़ा कॉम्पिटिटर है और आरती स्टील भी एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर है। टाटा स्टील का फोकस तो नहीं रहा है अभी तक। ठीक है, उनने कोई ज़्यादा अपना बेसिकली ना वो भी नहीं बढ़ा है। मार्केट शेयर भी उनका बेसिकली अगर आप देखोगे टाटा का तो कम ही हुआ है, सबका कम हुआ है, केवल राज रतन का बढ़ा है। राज रतन गेन्स मार्केट शेयर। प्रॉब्लम क्या है, टाटा स्टील ने अगर जिस दिन सोच लिया कि ये बीड वायर इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, ठीक है, और अपने को यहाँ से अब बेसिकली इसमें घुसना है, अगर मान लीजिए टाटा स्टील ने सोच लिया एक्सपेंशन का, तो यहाँ पर राज रतन का बिजनेस बहुत हर्ट हो जाएगा। और आई थिंक टाटा स्टील के पास वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हो सकती है। बस इनके साथ एक प्रॉब्लम होगा, वो कस्टमर का अप्रूवल। अगर कल को टाटा स्टील ने अपने ब्रांड के नाम पे वो अप्रूवल भी जल्दी ले लिए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे राज रतन को प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज द बिगेस्ट रिस्क इन वन ऑफ दिस बिजनेस फॉर राज रतन। अभी आप देखोगे 1996 में टाटा स्टील कहाँ पे था और राज रतन कहाँ पे था। राज रतन उनका 1/3 था, और आज अगर आप देखोगे तो राज रतन इज द 2x ऑफ द टाटा स्टील का बीड वायर कैपेसिटी। सो राज रतन हैज ओवरटेकन बेसिकली किस तरीके से उन्होंने किया। थाईलैंड के अंदर कैसा है, थाईलैंड के अंदर भी तो ये इकलौता मैन्युफैक्चरर है, बाकी सारे तो इम्पोर्टर्स है। ठीक है, ये सारे अपना माल है ना वहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ता है इनको। ठीक है, जब जाके इनका माल बिकता है। बेकेट करके जो ये कंपनी है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरर है। ये जितनी भी कंपनी है, किस फायर या फिर शांगडांग, तो ये सब है ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम करती है। मैंने आपको बताया ये जो कंपनी है ये फोकस्ड है, बाकी सब उसमें करती है। फेजेस ऑफ ग्रोथ आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे थाईलैंड के अंदर अभी मार्केट शेयर में जब हम लोग कॉन कॉल पड़ी थी तो अपने को क्या पता पड़ता है कि थाईलैंड के अंदर बहुत सारी चाइनीज टायर कंपनीज आई हैं और वो अब इम्पोर्ट ही नहीं करना चाह रही है। उसके पीछे 2-3 रीज़न है। थाईलैंड में लॉजिस्टिकल चैलेंजेस बहुत हाई है। ठीक है, इम्पोर्ट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। दूसरा, चाइना वाली टायर कंपनीज को चाइना का ही भीड़ है महंगा पड़ रहा है। ठीक है, उससे सस्ता राज रतन उनको वहां पे दे पा रहा है। सो इस बिजनेस में क्या है कि फ्रेट कॉस्ट यहाँ पे कस्टमर बियर करता है। मैं कस्टमर के जितना पास जाता जाऊंगा उतना मेरे को बेसिकली कस्टमर ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर इनका किस तरीके से फेजेस ऑफ ग्रोथ था वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से कंपनी ने ग्रो किया अपने आप को। ठीक है, ब्रेक इवन कैपेसिटी जो मैंने आपको बताया किस तरीके से था। अच्छा, अब एक और चीज़, थोड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस था। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि राज रतन वर्सेस अदर टायर कंपनीज। तो इसमें अगर अपन देखें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज तो एक डिफरेंट ही पूरी टायर कंपनी इंडस्ट्री से ही डिफरेंट है। ठीक है, बट आप देखोगे एबिटा मार्जिन 16%, किसी भी अदर कंपनी का इतना मार्जिन नहीं है। बालकृष्ण का एबिटा मार्जिन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ देयर रेशोज। फिर अगर आप देखोगे इनका जो 21% ROC है वो बाकी किसी और टायर कंपनी का है नहीं। करंट रेशो भी अगर आप देखोगे तो लगभग टायर कंपनीज के आसपास आता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका कंपैरिजन कैसा है। देन फिर जो एक और राज रतन की जो दूसरी पीयर कंपनी है उसके साथ इनका एनालिसिस है। तो अगर आप देखोगे अभी शांगडैंग के पास क्या प्रॉब्लम है, उनका मार्जिन कितना कम है। आप देखो
ठीक है, वो कितना बड़ा काम करती है राज रतन के, लगभग उनका जो बिजनेस है वो लगभग 6 गुना है, बट फिर भी उनका जो मार्जिन है वो बहुत कम है। करंट रेशियो में देखो आप उनका वो कितने, मतलब उनका जो करंट रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, बट आरओसी के टर्म्स में देखो सिंगल डिजिट आरओसी कंपनी और ये डबल डिजिट आरओसी कंपनी है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो आप स्क्रीनर.इन पे जाके देख सकते हो। अच्छा, स्क्रीनर.इन पे भी अपन देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, तो वहाँ पे फ्री कैश फ्लो के बारे में भी बात हो जाएगी। ये इनका ओवरऑल एफआई जो 92% के साथ जब अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, तो FY26 तक इनकी क्या जो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी होगी और कितना इनका रेवेन्यू हो जाएगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। मोटा मोटी ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से इनका काम होगा। तो यू कैन सी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप देखो कैसे डॉट्स कैसे मैच करते हैं। आज 897 करोड़ का रेवेन्यू है, कंपनी ने बोला था कि जो 300 करोड़ का अपन वो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 600 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, लगभग ऐड करोगे तो कितना बैठेगा, 1500 करोड़। ठीक है, ब्रोकरेज एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, 1500 करोड़। इससे ये भी पता पड़ता है कि ब्रोकरेज एनालिसिस सही है। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट एनालिसिस भी देखना चाहिए, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, और बेसिकली थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा देखनी चाहिए। ठीक है, थ्रेट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है। ठीक है, और कल को कोई डाउन साइकिल चला गया तो हेजिंग वगैरह इनका इतना है नहीं। ठीक है, लॉन्ग अप्रूवल प्रोसेस है, इसके कारण इनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ही सकता है। ठीक है, मिशेलिन अभी नहीं आ रहे तो इनको प्रॉब्लम हो ही रहा है ना, बिजनेस तो ठीक है अभी नहीं, बिजनेस तो अभी तो फुल कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। जब कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाएगा और मान लीजिए सोच लीजिए कि मिशेलिन इनको प्रोडक्ट अप्रूवल नहीं देता है, तो इनके लिए राज रतन के लिए प्रॉब्लम है। थ्रेट्स क्या क्या है, रॉ मटेरियल सबसे बड़ा थ्रेट है। ठीक है, एबिटा मेंटेन कर लिया ना राज रतन ने, तो सब कुछ सही है राज रतन के। मतलब अगर उनने अपना 20% एबिटा इस बार मेंटेन कर लिया और एबिटा पर टन मेंटेन कर लिया, तो राज रतन विल प्रूव इट्स बेसिकली सुप्रीम। ठीक है, फिर राज रतन बहुत सुप्रीम है एंड इट हैज़ मैनेज्ड। एक दो क्वार्टर में प्रॉब्लम हो गया तो कोई बात नहीं, बट पूरे साल का देखेंगे कि FY23 में राज रतन ने अपना वॉल्यूम ग्रोथ लेके आया है क्या 20% का, दूसरा एबिटा पर टन मेंटेन रहा है क्या। अच्छा, मैनेजमेंट के हिसाब से राज रतन का प्रॉफिट गिरना नहीं चाहिए और ना ही एबिटा गिरना चाहिए। अगर एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि ईवी के कारण राज रतन को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, तो वो भी देखेंगे। तो आई टेल यू एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे राज रतन ने तो इस पर कोई चीज़ नहीं बोली है, बिकॉज इट इज़ अ स्टिल इवॉल्विंग स्टेट। ठीक है, बट यहाँ पे डेफिनेटली ईवी के अंदर भी टायर जो लगेंगे उनको बेसिकली बीड वायर तो लगेगा ही लगेगा। एंड राज रतन को थोड़ा प्रोडक्ट में अपना चेंज करना पड़ेगा, बट राज रतन का मैनेजमेंट से कि वी आर रेडी टू इवॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट एंड वी आर रेडी फॉर दैट। बट यहाँ पे BNK वालों ने एक एनालिसिस किया था, तो उनका एक कहना है कि सिंस यहाँ पे जो टायर ईवी वाली कार्स है वो थोड़ी हैवी होती है, दूसरा उसमें बर्नआउट रेट ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बीड वायर की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल कार्स आर हैवियर। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे एयरलेस टायर्स भी यूज़ होते हैं, तो उसके कारण भी यहाँ पे बेसिकली बीड वायर की डिमांड बढ़ जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे है ना बीड वायर का इनका बेसिकली डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब यहाँ पे है ना ईवी आएगा। तो ये एक एयर बेस्ड जो एयरलेस टायर्स होते हैं जहाँ पे बेसिकली खाली होता है, तो वहाँ पे भी बीड वायर अभी आपको बेसिकली है ना लगेगा ही लगेगा। अब ये एयरलेस टायर बेसिकली मेरे को क्या लग रहा है, मैंने इस पर ज़्यादा इतना रिसर्च नहीं किया, मोटा मोटी क्या है इसमें रबर कम लग रहा है, रबर मेरा बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। अब मैंने क्या किया, बेसिकली रबर डिपेंडेंसी कम कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे रबर नहीं लगा के अब मैंने स्टील प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज़ किया है, मेरी रिम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, मेरे को बीड वायर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अगर कल को एयरलेस टायर का चलन चलता है, ठीक है, कोई बड़ा कंपनी ने अगर एयरलेस टायर पे ज़्यादा काम कर लिया, तो फिर राज रतन को भी बेनिफिट होगा अगर वो उनका कस्टमर है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो तो रेडियल टायर्स होते हैं। अब ये रेडियल टायर्स थोड़े नए तरह के टायर्स हैं जहाँ पे बेसिकली है ना एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है और प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आप राज रतन का प्रोसेस देखोगे ना बनाने का, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती है जो इनको कम करनी पड़ती है, इसलिए जो रेडियल टायर का जो बिजनेस है वो थोड़ा प्रॉफिटेबल है और अभी ग्रोइंग इम्पैक्ट है कि रेडियल टायर्स यहाँ पर ज़्यादा बनेंगे, तो वो है। ये कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस है जो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से रही है। ठीक है, पर टन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एबिटा मार्जिन कितना आ रहा है। ठीक है, अभी देखो अगर आप देखोगे ना लास्ट क्वार्टर से भी एबिटा मार्जिन इनका गिरा था, और एबिटा पर टन कितना है 20,000 19,000 पर टन अगर अपन लिया है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। और सेल्स अपने को वॉल्यूम के टर्म्स में मेंटेन करनी है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे राज रतन के इसमें आपको मैंने बताया था किस तरीके से इनके 4-5 साल के इनने फिगर्स दे रखे हैं, कैश फ्लोज कैसे चल रहे हैं, कितने हो सकते हैं।
ठीक है, किस किस टर्म्स में, की रेशोज़ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी चीज़ें उसमें अपन जाएंगे नहीं ज़्यादा, बिकॉज उसके कारण ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो ये अभी तक अपन ने सब चीज़ें देख लिया। अब क्या क्या पेंडिंग रह गया है अपने पूरे एनालिसिस में। तो अभी तक जितना भी अपन ने फिनेंशियल टर्म्स में पढ़ा, ठीक है, अगर आपको उसको एक समराइज वे में देखना है तो आप ये रेशोज़ के साथ screener.in पे देख सकते हो। यहाँ पे सारे रेशोज़ लगभग कवर भी हो जाते हैं। पी रेशो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है वैल्यूएशंस के टर्म में। जब भी आप देखते हो ये 30 के पी पे ट्रेड होता है, जहाँ पे लगभग मोस्टली ऑटोमोबाइल कंपनी 20 के पी के आसपास ट्रेड होती है। थोड़ा वैल्यूएशंस डेफिनेटली हाई है। कभी भी पी को एक आइसोलेशन में ना देखें, हमेशा ये देखिए कि पी का हिस्ट्री क्या रहा है। पी रेशो का हिस्ट्री देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप किसी भी चीज़ को देखते होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पी रेशो की हिस्ट्री भी आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। ईवी टू एबिटा रेशो आप देख सकते हो, ये 20 का है, थोड़ा हाई है। आई डोंट प्रेफर, मतलब 10 से ज़्यादा थोड़ा वो वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाता है। फिर यहाँ पे कैश साइकिल, बुक वैल्यू वगैरह और प्राइस टू बुक रेशो वगैरह आप देख सकते हो। देन आपको पिछले क्वार्टर्स के कितनी परफॉर्मेंस रही है वो सब चीज़ें आपको यहीं पे दिख जाएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आते हैं वो भी देखना चाहिए, और वो मैनेजमेंट ने कब उसको बाय किया है और वो भी देखना चाहिए। तो राज रतन के मैनेजमेंट की एक, मतलब प्रमोटर्स की खास बात है, वो जब बाय करते हैं जब बेसिकली स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बाय जब भी राज रतन ग्लोबल वायर्स वाले करेंगे, तो प्रमोटर्स जब बाय करेंगे तो इट्स अ बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई है। अब इसके अलावा एक और जो चीज़ मेरे को हमेशा अच्छी लगती है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। आई विल टेल यू कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है, वी विल गो थ्रू दैट ऑल्सो। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको वही सारी चीज़ें आती है जो मैंने आपको बताया कि विजन, मिशन, वैल्यू, ठीक है। फिर राज रतन का क्या है बिजनेस, पूरा समरी जो आता है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली वॉच ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली किसी को अगर एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ना और सब समरी देखना है, तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल चीज़ होती है। अभी एक दो टॉपिक्स और है जो अपने को इसमें अभी ध्यान देने, फटाफट से क्विकली गो थ्रू करेंगे। क्रेडिट रिपोर्ट। क्रेडिट रिपोर्ट हमेशा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी क्रेडिट रिपोर्ट को पढ़ते कैसे हैं, तो देखो ये पूरी क्रेडिट रिपोर्ट होती है, ठीक है। क्रेडिट रिपोर्ट भी हर कंपनी की आती है मोस्टली। जहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट है नहीं और डेट है, तो मतलब आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, कंपनी क्रेडिट रेटिंग से आपको पता पड़ेगा कि बेसिकली उनको कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा। क्रेडिट रेटिंग कम हो गई तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी जो रेटिंग है, वो जो अभी रेटर ने कर रखी है, एनालिस्ट ने, वो A+ की कर रखी है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म की A1+ की है, तो ओवरऑल ठीक ठाक है। वो आप रेटिंग स्केल पे भी देखोगे तो किस तरह की रेटिंग है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अबाउट द कंपनी, अबाउट द ग्रुप, ठीक है, प्रमोटर्स के बारे में आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। अब यहाँ पे की रेटिंग ड्राइवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कंपनी को बेसिकली रेटिंग बढ़ाने के पीछे क्या रीजन था, वो स्ट्रेंथ में आएगा। इंप्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंफर्टेबल फाइनेंशियल रिस्क। अब वो क्या बोल रहा है कंफर्टेबल फाइनेंशियल रिस्क में, वो भी एक देखना होता है। फिर वीकनेस वगैरह की बात आ जाती है, ठीक है। तो वीकनेस में अभी क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण क्रेडिट एनालिसिस को डाउनग्रेड करेंगे, मतलब क्या चीज़ें खराब होगी, वो बेसिकली आपको ये, इससे ये पता पड़ेगा। स्ट्रेंथ से ये पता पड़ रहा है किससे शेयर प्राइस बढ़ सकता है, और क्या की मॉनिटरेबल ये चीज़ें हैं जिससे आपका बेसिकली यहाँ पे शेयर प्राइस गिर सकता है, ठीक है। तो ये तीन अभी उनको वो लगता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक दो फैक्टर्स और होते हैं, वो की मॉनिटरेबल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आई थिंक इसमें शायद है नहीं, ठीक है। तो ये रेटिंग हिस्ट्री वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इनके फैक्टर्स हमेशा देखने होते हैं, जहाँ से आपको पता पड़ेगा कि क्रेडिट रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। हमेशा एक और चीज़ किया कीजिए, मैं हमेशा एक करता हूँ, देखो आज एक बार आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लोगे तो आप बाद में बार बार इतना नहीं करोगे। हमेशा एक नोट्स बनाइए कि की मॉनिटरेबल आपको क्या क्या देखना है, मैनेजमेंट ने क्या बोला था, वॉक द टॉक होना चाहिए। तो की मॉनिटरेबल थिंग्स जो होती है उसका एक लिस्ट बना लेना चाहिए कि प्लांट इस 2023 तक चालू हो जाना चाहिए था, हुआ या नहीं, इबिटा मेंटेन रहेगा या नहीं, ये की मॉनिटरेबल क्या क्या है, ठीक है। स्टील प्राइसेस मॉनिटरेबल है, वॉल्यूम मॉनिटरेबल है, मार्जिन मॉनिटरेबल है। तो अपन को वो देखा था अपन ने, ठीक है। तो वो हमेशा देखना चाहिए। अब अब एक आती है कॉन कॉल, ये लास्ट डॉक्यूमेंट है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब एक बार जब आपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह सब पढ़ लिया, ठीक है, कंपनी के बारे में जान लिया, फिर भी कभी आपको लगता है कि यार वापस मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको करना है और मेरे को और ज़्यादा पढ़ना है, मैनेजमेंट अब क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्या मैनेजमेंट के प्लान्स में कुछ बदला तो नहीं है। पहले मैनेजमेंट बोल रहा था 2022 तक चालू हो जाएगा, अब बोल रहे 2023 तक हो जाएगा। पहले मैनेजमेंट बोला डेट कम कर देंगे, अब बोल रहा है मैनेजमेंट डेट बढ़ा देंगे क्योंकि हमें कैपेसिटी बढ़ाना है। तो वॉक द टॉक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको कहाँ पता पड़ता है, ये कॉन कॉल में पड़ता है। कॉन कॉल हमेशा पढ़नी चाहिए। कॉन कॉल नथिंग बट बेसिकली जब इन्वेस्टर्स के साथ कंपनी बात करता है तो कॉन कॉल उसे होता है। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।
आई विल नॉट गो इन टू दैट थिंग, बट यहाँ पे मैंने वैसे भी कॉन कॉल से सारी चीज़ें है ना मतलब कवर अप कर ही ली है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉन कॉल जब पढ़ा था तो मैंने इसको हाईलाइट किया था, आई विल अटैच दिस, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता पड़ जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे कंपनी क्या बोल रहा है, वी आर लुकिंग फॉर अ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ 20,000 to 25,000 इन अ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप पता पड़ जाएगा कि कंपनी कितना वॉल्यूम इंक्रीज का टारगेट कर रहा है, ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम कितना है 25% का। हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, चेन्नई को इस प्लांट को इस साल चालू कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो यूएस मार्केट के बारे में भी बात हुई थी, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता पड़ेगी, ठीक है। इमीडिएट मार्केट शेयर कितना बढ़ाना है वो पता पड़ेगा। मेरे को कॉन कॉल में एक अच्छी चीज़ यही लगता है, एक तो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स बहुत मिलते हैं, दूसरा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो भी पता पड़ रहा है। जैसे अभी इनने एक कमेंट दिया कि इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है वो कॉम्पिटिटिव रहेगी कंपेयर टू चाइना, ठीक है। तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी चीज़ें पता पड़ती है, ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह और वो सब चीज़ें। और इवन पता है मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी आपको लगे कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है और कोई और एनालिस्ट ने आंसर नहीं किया, तो यू कैन अटेंड अ कॉन कॉल एंड यू कैन पुट योर क्वेश्चन, ठीक है। जनरली स्मॉल कैप कंपनीज में आपको ये सारी चीज़ों का क्वेश्चन राउंड भी मिलता है, तो आप यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेट एक यहाँ पे साकेत रेड्डी करके, जिससे मैंने बहुत सीखा है, ठीक है। इस एनालिसिस को करने के लिए मैंने एक तो साकेत रेड्डी की वीडियो की उनके ट्वीट्स की हेल्प ली थी, दूसरा स्वप्निल काबरा ने एक वीडियो बनाया है, सी ए स्वप्निल काबरा ने राज रतन पे, सो दैट्स ऑल्सो मस्ट लुक वीडियो, ठीक है। वो पूरा 1 आवर का एनालिसिस है, उनने वैल्यू एजुकेटर के चैनल पे किया था, सो दैट्स ऑल्सो गुड वीडियो, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट दैट टू ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, कॉन कॉल हाइलाइट्स वगैरह आपको पता पड़ेंगी, सो ये डॉक्यूमेंट भी बहुत अच्छा होता है। मैं क्विकली आपको कॉन कॉल की 6 महीने की कॉन कॉल की हाइलाइट्स जो थी 2 बार करती है, क्या क्या है। FY 23 तक इनकी सारे एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएंगे, FY 25 तक सारी फुल कैपेसिटी पे चलने लग जाएगी। चाइना के प्रोडक्ट्स 10% हमारे से ज़्यादा कॉस्टलियर है, कुछ टायर कंपनीज बेसिकली के पास कोई ऑप्शन नहीं इसलिए इंपोर्ट कर रहा है। 300 करोड़ की कैपेक्स से 600 करोड़ का रेवेन्यू ऐड हो जाएगा FY 25 तक, ठीक है। फिर यूरोप, श्रीलंका, यूएस आर न्यू एरियाज जहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करेगी चेन्नई के प्लांट से। चाइना और यूरोप और 1 इंडियन बीड वायर मैन्युफैक्चरर हैव टू शट देयर प्लांट्स बिकॉज दे बिकम लॉस मेकिंग। चेन्नई प्लांट हैज़ मोर फर्दर एक्सपेंशन। अच्छा, एक और चीज़ बताई थी कंपनी ने कि जो अभी लैंड है ना वो बहुत बड़ा है और जो करंट फैक्ट्री बनाया है वो छोटा है, ठीक है। मतलब फर्दर एक्सपेंशन भी करना रहा इसके बाद भी, ठीक है, आगे 5 साल बाद, तो वो वहाँ पे किया जा सकता है एंड दे कैन डेफिनेटली यूज फॉर एक्सपोर्ट डिमांड फॉर यूएस एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। अ बिग मॉनिटरेबल इवेंट जैसे कि मैंने लिखा। फिर यहाँ पे जो Q4 की कॉन कॉल हाईलाइट्स थी वो भी थी, तो कॉम्पिटिटिव लोकल प्लेयर है क्या वो बोल रहा है, कितना उनका बेसिकली टारगेट है, आउटलुक वगैरह क्या है। इंडिया बिजनेस में उनका फर्स्ट कॉइल फ्रॉम द चेन्नई प्लांट FY 23 में ऐड करने का है। अच्छा, इनने ना एक और कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ है ना इनके सेमी फिनिश गुड्स भी कुछ हैं जो ये लोग कंसिडर कर रहे हैं बेचने का, हाई कार्बन स्टील वायर रिलेटेड कुछ है, वो बहुत बहुत छोटा है इसलिए मैं ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। राज रतन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल को वो कोई नया प्रोडक्ट इनोवेशन का प्लान करते हैं क्या, कोई प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन वगैरह प्लान करते हैं क्या, वो भी एक देखना है। एज ऑफ नाउ मैनेजमेंट हैज सेड नो कि कभी हमारा अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, कोई मतलब एज सच है नहीं, बट यस डेफिनेटली उनका वो कभी ना कभी वो बोलते ही हैं कि हमें कुछ ना कुछ डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से है। अच्छा, इसमें हमेशा एक ही मॉनिटरेबल ट्रिगर है, नेट डेट टू इक्विटी का रेशो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी इंडिया में जो है यूटिलाइजेशन है वो भी रहना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि एक बेसिकली कॉन कॉल एक फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। क्विकली मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें अपन ने रेफ़र करी थी, ठीक है। अपन ने सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट देखा है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री रिपोर्ट देख लिया, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो देख लिया। एक अपन ने ब्रोकरेज रिपोर्ट देखा है, उसकी हाईलाइट्स देख लिए। फिर एक अपन ने क्रेडिट रिपोर्ट देखा, ठीक है। फिर अपन ने मैंने आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी बता दिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न अपन ने देखा, शेयर होल्डिंग पैटर्न के चेंजेस, फिनेंशियल एनालिसिस देखा, बिजनेस एनालिसिस देखा, इंडस्ट्री एनालिसिस देखा। स्क्रीनर.इन पे अपन ने वैल्यूएशंस को जाना, ठीक है, वैल्यूएशंस वगैरह के रेशोज देखे, और फिर अपन ने उसकी वेबसाइट पे जाके उसके प्रोडक्ट्स देखे, ठीक है। तो आप मेरे को मैं एक क्विकली बता देता हूँ, स्क्रीनर.इन, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में जो कंपनी की वेबसाइट या आपको बिजनेस के बारे में समझ देगी, और एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, ये 3 चीज़ें आप पढ़ोगे ना, तो
तो आपको कोई भी इंडस्ट्री का एनालिसिस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपको थोड़ा और जानना है कि कंपनी का प्लान क्या है, तो कोई भी ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ लो, इनिशिएटिंग कवरेज वाली, ठीक है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो। दूसरा, नहीं तो आप कॉन कॉल पढ़ सकते हो। सो ये सारी जो कुछ 4-5 चीज़ें जो आपको शॉर्टर फॉर्म ऑफ एनालिसिस करने में हेल्प करेगी। स्क्रीनर.इन पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखो, वेबसाइट पे जाके कंपनियां प्रोडक्ट समझो, इंडस्ट्री की थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत मैनेजमेंट इंटरव्यूज देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने इसके लिए लगभग इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी और इसको एनालिसिस करते करते मैं बहुत बार, मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, आज भी एक क्वेश्चन है, आई विल ऑल्सो पुट हियर ऑल्सो, ठीक है। इफ एनीबडी नोज अबाउट इट डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? इंडिया में टायर कंपनीज की रेटिंग का बात चल रहा है, स्टार रेटिंग का, ठीक है, स्टार रेटिंग का बात चल रहा है। स्टार रेटिंग मतलब कैसा? आपने एसी का देखा है ना, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, वैसे ही टायर की भी रेटिंग आ जाएगी। कल को अगर वो टायर की रेटिंग्स आती है तो इससे राज रतन ग्लोबल वायर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? व्हाट आई करंटली थिंक इज, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा मानना है कि इससे राज रतन की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग वाले टायर को एक बेटर वायर की जरूरत पड़ेगी, बेटर क्वालिटी का वायर लगेगा और राज रतन उसको ले पाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड और क्वालिटेटिव टायर्स की वायर की डिमांड बढ़ेगी, मार्केट अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट होगा। अगर ये रूलिंग आता है तो 5 स्टार रेटिंग का कॉन्सेप्ट, फिर क्या होगा, आप मारुति सुजुकी आप जब खरीदने जाओगे तो देयर वुड बी 2 टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स, कुड बी, ठीक है, अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है। 4 स्टार रेटिंग वाला टायर वाला मॉडल लेना है, 5 स्टार वाला लेना है। 3 स्टार वाला अगर टायर लेते हो तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि उसको रिप्लेस फटाफट करना पड़ेगा, वो पहाड़ पे नहीं चल सकता, वो इतना कैपेसिटी नहीं ले पाएगा, उसमें दचके ज़्यादा लगेंगे, फलाना ढिमका। सो दिस विल गोइंग टू अब आप फिर क्या करोगे, बाद में आप ये देख पाओगे कौन सा टायर अच्छा है, कौन सा टायर खराब है। सो अगर ये आता है तो फिर क्या होगा, सारी टायर कंपनीज को सेफ्टी और क्वालिटी पे और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर वो आता है तो ऑब्वियसली सेफ्टी और क्वालिटी के लिए टायर के 3 कंपोनेंट्स लगते हैं, एक रिम होता है, दूसरा एक बीड वायर होता है, ठीक है। तो आपको फिर हर टायर कंपनी को बीड वायर पे वापस फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, और उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से अपन ने कितनी कनेक्टिंग डॉट्स को समझा, आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप हमारे इंडस्ट्री रिसर्च और सेक्टर रोल एनालिसिस वाले वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पे हमने बहुत सारे सेक्टर्स का एनालिसिस किया है। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारे रिसेंट में जो अभी बिजनेस इवेंट्स हुए हैं वो हमने कवर अप किए हैं। लाइक क्रूड का जो अभी रिसेंट में टैक्स रूलिंग आया है, फिर प्लास्टिक बैन हो गया है तो उस पर क्या इम्पैक्ट है, उसका कौन विनर है कौन लूजर है, वो भी हमने एनालिसिस किया। तो वो सारी चीज़ें आप ट्विटर पे देख सकते हैं, एंड डेफिनेटली टेलीग्राम जहाँ पे ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड रन होता है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत मेहनत करी है, बहुत लंबा भी, आई नो, आई थिंक ये 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है, बट प्लीज़ 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 आप अगर आपने पूरा नहीं देखा है, आपने डायरेक्ट जंप करके आप एंड में आए हैं, तो प्लीज़ आप वापस पूरा ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इट इज़ अ वन टाइम वीडियो जहाँ पे आपको बहुत हमेशा के लिए एक लाइफ टाइम लर्निंग हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। योर फीडबैक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप एक अच्छा कमेंट लिख देते हैं, एक अच्छा फीडबैक दे देते हैं ना, या फिर एक इम्प्रोवाइज्ड मैनर में आपको इम्प्रूवमेंट सजेशन देते हैं ना, तो हम लोग उस पर बहुत काम करते हैं और हमको और मज़ा आता है काम करने में, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट नहीं दोगे या फीडबैक अच्छा नहीं दोगे या जो भी है, मतलब फीडबैक आप खराब भी दे सकते हैं डेफिनेटली, बट अगर आप हमें कमेंट करके बेसिकली मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर हमें भी काम करने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। सो टू पुश अस टू डू बेटर, प्लीज़ कमेंट बेटर, ठीक है। सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक, डेफिनेटली खराब बुरा वो आपके ऊपर है, बट डेफिनेटली प्लीज़ पुट योर कमेंट्स एंड फीडबैक ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी एंड होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू सो मच।